बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुएब उल्लाह चीमा, चेयरमैन तकबीर पार्टी पाकिस्तान। आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 21 जून रोज़ मंगल को, और 21 ज़िकात है आज। सुबह के तकरीबन 7:30 बजे का वक्त है ये। और हम गुजरांवाला तहसील वज़ीराबाद के थाना गक्खर के गाँव कोटनायत हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरे पीछे आपको बाबा बहादुर शाह का दरबार नज़र आ रहा होगा। ज़मीनी बात बता दूं कि 25 और 26 जून को बाबा बहादुर शाह जो हैं, इनका उर्स है सालाना। तो जो लोग इसको एंजॉय करना चाहते हैं वो आ सकते हैं, और जो यहाँ पे आएंगे वो मेरे ऑनरेबल गेस्ट्स होंगे। पिछले हमने एक वीडियो रिकॉर्ड की जिसमें हमने कहा था कि 19 जून की गलती से 19 जनवरी हमने रिकॉर्ड कर दिया, तो उसको 19 जनवरी में 19 जून समझा जाए। 3 दिन पहले रिकॉर्ड हमने की थी। आज हमारा सबसे टॉपिक बात करेंगे कि जो पाकिस्तान का $200 अरब का लोन है उसको कैसे पे किया जाए। ये बात यह है कि मैंने ये जिक्र कर चुका हूँ कि मैं पाकिस्तान आर्मी का अफसर हूँ। मैं खुद अपनी स्टोरी बयान करूँगा कि जब 1998 से लेकर यानी 1998 से लेकर 2001 तक मैं BDA 17 या 1A के ब्रिगेड में था। और सरंग कैंप हमारा बेस कैंप था। तो उस वक्त एस्केलेशन चल रही थी पाकिस्तान के, और दुनिया जानती है कि ये जो है ये ज़माना है कारगिल वार का ज़माना। तो कारगिल वार का जो कि कारगिल वार उधर से हो रही थी, इधर से सारा जंग का माहौल था। उससे पहले भी जो ISI के टॉप सीक्रेट ऑपरेशंस चलते हैं क्रॉस बॉर्डर्स, उनका मैं एज ए इंजीनियर अफसर उनको फैसिलिटेट करता था। जो मेरा तल्लक होता था वो बमों से या माइंस से मेरा तल्लक होता था। शर्पनर माइंस हैं, एंटी पर्सनल माइंस हैं, जंपिंग माइंस हैं, बहुत सारी माइंस होती हैं। हमारा अपना प्रोसीजर्स हैं। फिर एक्सप्लोसिव्स को ले करना होता है जिसमें टेट्रानाइट्रेट्स, प्लास्टिक एक्सप्लोसिव्स और बहुत सारे थर्ड अल्फ़ा और क्लास 4, क्लास 2 लो और हाई एक्सप्लोसिव्स होते हैं। इनका बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस तरह की हम करते हैं, वो जो कि मैं भी करता रहा। तो मुझे वहाँ पे लगा कि जो हमारी जंग हो रही थी BDA 17 में, आप इस अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हमारी 80 के करीब शहादतें हुई मेरे टेन्योर के दरमियान पाकिस्तान में। सबसे जो अहम वाक़या था वो हुआ कि 17 अगस्त को 1988 को जनरल मोहम्मद ज़िया उल हक़ साहब शहीद हुए थे, और 17 अगस्त 2000 को 1A के ब्रिगेड की सबसे ज़्यादा शहादतें हुई थी। एक दिन में हमारी 13 शहादतें हुई थी, और ये वहाँ पे बाटाकियाँ टॉप के ऊपर हुई थी। वहाँ पे आर्टिलरी का एक शेल गिरा था हमारी एक आर्टिलरी पोजीशन के ऊपर। तो उसमें से टोटल 14 लोगों की वो डेथ थी। तो एक नायब सूबेदार वहाँ पे इंचार्ज थे, और एक हवलदार, और बाकी जो हमारे जैसे हमारी बैटरी का प्रोसीजर होता है, बैटरी का एक सेक्शन होता है हमारा, तो वो तमाम शहीद हो के इससे वहाँ पे सिर्फ एक हमारा स्पाई जिंदा बचा था, जो कि 14.5 गन जो वहाँ से जहाँ पे शेल लॉन्च हुआ वहाँ से तकरीबन समझिए कि 80 गज़ उससे आगे वो एक गन लगी हुई थी, उसके ऊपर उसकी ड्यूटी थी। इस तरह इंडिया ने वहाँ पे एक दिन में जब मैं वहाँ पे था BDA 17 में, तो इंडिया ने एक दिन में आलमोस्ट समझें कि 2 अरब रुपए इंडियन रुपए का बारूद जो है वो पाकिस्तान में 1000 गोला उन्होंने फायर किया पाकिस्तान की हद में। यहाँ तक कि सावन गुच्छा एक जगह है कश्मीर में चिकोटी पांडो सेक्टर में, और सावन गुच्छा में जो था उसका वो भी हिट हो गया। हमारा जो सप्लाई डिपो की वाल तक हिट हुई, और उसके टोटल उनको फ़ायदा ये हुआ इंडियंस को 2 अरब या 200 करोड़ का बारूद फूँकने का, पूरे दिन में 1000 गोले फायर करने का, कि सिर्फ वहाँ पे उनकी एक माँ मर गई, यानी कि गाय जो थी उसको फायर लग गया वहाँ पे। तो वो वहाँ वो बेचारे जो गरीब लोग होते हैं, तो उन्होंने उसको ज़िबा कर दिया फटाफट। और गालबन 1 या 2 औरतें भी शहीद हुई थी उसमें, जो सिविलियन औरतें थी जिनका फ़ौज से कोई तल्लुक़ नहीं था। तो फ़ौजी तौर पे वहाँ पे ISI की डेथ थी, और महमूद वेला डेथ की, ISI की महमूद वेला डेथ की बात कर रहा हूँ। तो महमूद वेला गाँव का नाम है बेसिकली। तो वहाँ पे और भी आर्मी वाले थे, तो वो गरीब लोग थे, वो वहाँ पे पाक फ़ौज के पास आए। उन्होंने कहा सर ये गाय आप खरीद लें क्योंकि इसको गोला लग गया है, हमने इसको ज़िबा कर दिया, हम गरीब लोग हैं। तो मैं भी वहाँ पे था। तो गाय जो है उसके जो प्राइस बनती थी वो पाक आर्मी ने पे करके उनको एज ए मीट एंड हूफ जो है, लाइव मीट एंड हूफ वहाँ पे सप्लाई होता था आर्मी की सप्लाई में। तो वो फिर ठेकेदार को दे के उससे पैसे ले लिए। पाकिस्तान आर्मी का जो था इस तरह वो सिस्टम सारा ठीक कर दिया। कहने का मकसद ये है कि 200 करोड़ रुपए का बारूद फूकने का फ़ायदा ये हुआ कि एक इंडिया की माँ मार गई, यानी गाँव माता उनकी शहीद हो गई वहाँ पे, उसको गोला लग गया था पिछले लेग के और पेट से ऊपर थोड़ा सा बैक साइड पे, और आर्टिलरी का शेल उसका गाँव में 80 पाउंडर का उसको शेल लगा था जो इंडिया से फायर हुआ था। तो फिर जब पाकिस्तान आर्मी को इससे मैंने 2001 में मेरी लाहौर में पोस्टिंग हो गई, और मेरी नहीं बेसिकली हमारी यूनिट वहाँ से शिफ्ट होगी 12 डिवीज़न से जो है, यानी कि 10 कोर से हम लोग 4 कोर लाहौर में आ गए। एक डे में हम लोग आए थे। तो यहाँ पे मेरी जो रिटायरमेंट का मुझे लेटर वहाँ पे मिल गया था कि जी अप्रैल में मुझे इन्फॉर्म कर दिया गया कि जी बल्कि कि जी आपको जुलाई को आप पाकिस्तान आर्मी से आप नहीं फारिग हो जाएंगे 2 जुलाई को।
तो जब मुझे वहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो मैं देखता रहा इतनी शातें, और चूँकि इतने मेरा तो मुसलसल 2 साल से ज़्यादा मैं ऑपरेशन में रहा, थ्रू आउट इंडियन आर्मी के साथ हम लोग वन ऑन वन फायरिंग पे रहे, हमारी शातें भी होती रही, उनके भी लोग मरते रहे। ज़ाहिर हमारी 80 शातें हैं, 850 के करीब हमने इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को और ऑफिसर्स को, इवन अप टू रेड टेपर उनको हमने मार गिराया वहाँ पे। मतलब मैंने नहीं मार गिराया, पूरी पाकिस्तान के ब्रिगेड की बात कर रहा हूँ। तो इंटेलिजेंस वालों के ISI के साथ ऑपरेशन हर वक्त चल रहे होते थे। तो मैंने जब वापस लाहौर आया तो इस बात पर मैं सोचा कि क्या इस इंडियन आर्मी को या पाकिस्तान आर्मी को इस जंग का कोई फ़ायदा है कश्मीर फाट का। आप मुझे ये बताएं कि कारगिल वार का कितना बड़ा हमने ऑपरेशन किया ना, बहुत ही बड़ा ऑपरेशन हुआ, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ। इतनी शहादतें हो गई पाकिस्तान आर्मी की, इतने लोग वहाँ पर इंडियन आर्मी के भी मारे गए। और मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, इंडियन आर्मी की डॉक्यूमेंट्री है बेसिकली, वो जो नेशनल ज्योग्राफिक पे है, जिसमें इंडियन आर्मी का एक जनरल बता रहा है कि इतना बारूद यहाँ पे इस्तेमाल हो गया, जिसको मतलब है कारगिल में, कि पाकिस्तान आर्मी को वहाँ से हटाने के लिए, टाइगर हिल से हटाने के लिए, कि बकौल उसके कि उतने बारूद से उस आर्मी जनरल, इंडियन आर्मी की जनरल के मुताबिक, कि इससे न्यू दिल्ली और मुंबई जितने 2 शहर, बड़े शहर उड़ाए जा सकते हैं ना, इतना बारूद। गालन 55 टन उसने बताया कि गोला बारूद इस्तेमाल हो गया सिर्फ पाकिस्तान आर्मी से टाइगर हिल छुड़वाने के लिए, जो कि नहीं छुड़वाई जा सकी, पूरी दुनिया को मालूम है। फिर वो जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो अजीबोगरीब सा कारनामा अंजाम दिया अमेरिका में जाके पूरी फैमिली के साथ, और वहाँ पे जाके जिन्होंने पाकिस्तान की शेम करवाई या पाकिस्तान के बेइज्जती का असबाब बने, और फिर जो सारा कुछ हुआ। तो एक ज़मीनी बात बता दूँ, हम हालांकि इस डील तो हम अपने कर्ज़े के ऊपर $200 अरब पे बात करेंगे, लेकिन एक ज़मीनी बात बता दूँ, और वो ज़मीनी बात ये है कि जी इस सारी जंग जितनी भी हो रही है, जो 19 ऑलमोस्ट 84 से हो रही है कारगिल में, या उससे ऊपर सियाचिन में जो हो रही है, ये सारी जंग बेमकसद और बेफजूल है। मैं दोनों कौमों से पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम से और इंडिया के 1 अरब 30 करोड़ या 40 करोड़ जितनी भी आबादी है उनके आवाम से, और पाकिस्तान आर्मी के भी हर सिपाही से, हर अफसर जवान से, चाहे उसका मतलब पाकिस्तान आर्मी से या इंडियन आर्मी से है, जो कि ये 2 मेन फोर्सेस में हिस्सा ले रही हैं, कि मेरे भाई 84 से लेकर आप समझो कि आपने 82 में ऑपरेशन शुरू किया होगा इंडिया ने, ऑलमोस्ट जो है वो 40 साल हो गए हैं। मैं इंडियन आर्मी के हर अफसर, हर जवान, जितने भी आर्मी चीफ रिटायर हो चुके हैं, जिन्होंने वो कोर कमांड की हुई है पाकिस्तान में, हम तो उसको FCNA कहते हैं, जो 10 कोर के अंडर आता है एरिया हमारा जो है, ये सारे सियाचिन वगैरह। मुझे नहीं पता कि इंडियन आर्मी का उसको किस हिसाब से या उनकी कौन सी कमांड बनती है जो सियाचिन को डील करती है, क्योंकि वहाँ पे 4 आर्मी या 4 कमांड्स हैं उनकी, इंडियन आर्मी की। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने इसमें क्या गेन किया है इंडियन आर्मी से। बखसूस मेरा सवाल है कि आपने ये जो एडवेंचर स्टार्ट किया 1982 में और 84 में पाकिस्तान आर्मी भी उसमें इन्वाल्व हो गई, और जितनी शातें हुई, नवीद टॉप है वहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंट, और भी बहुत सारे हैं, और मेरे कोर्समेट भी वहाँ पे रहे। ज़रा हम जब 91st लॉन्ग कोर्स है तो बहुत सारे कोर्समेट, बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, हार्ड पोस्टिंग्स होती हैं, मेरी खुद भी हार्ड पोस्टिंग रही, और हर एक ने वो काटी हुई है पोस्टिंग जो है, जो भी पाकिस्तान में अफसर बनता है वो अपनी पोस्टिंग पे जाता है और आता है रूटीन में। इस इंडियन आर्मी में यकीन ये प्रोसीजर होगा, तो मेरा हर इंडियन आर्मी के अफसर भी, इवन जो प्रेजेंट जो आर्मी चीफ है, मैंने सुना है कि वो उनका तल्लुक कोर ऑफ इंजीनियर से है, तो उनसे भी ये मेरा सवाल है कि जी इसमें आप क्या हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी दोनों से सवाल है, दोनों कौमों से सवाल है कि इतना बड़ा आपने जो है ना, वो इसको कहते हैं कि जी रूफ ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर आप लोग लड़ रहे हैं ना, यानी हम लोग दुनिया की छत पे लड़ रहे हैं, बर्फ़ के ऊपर लड़ रहे हैं, क्या फ़ायदा इसका। एक गोला हम मारते हैं इतना महंगा, कैसे वो ट्रांसपोर्टेशन कितनी आती है, ये आर्मी दोनों पाकिस्तान आर्मी इंडियन आर्मी जानती है, और जो 80 वाले एनिमल ट्रांसपोर्ट जो वहाँ पे लेके जाती हैं, और पोर्टर्स समझते हैं कि एक गोला आर्टिलरी का कितने का पड़ता है हमें वहाँ पे ऊपर पहुँचा के ना। तो आप दोनों कौमें ये जान लें कि जितने का आर्टिलरी के गोले की प्राइस है वो कम है, और जो उसके सियाचिन पे उसको भेजने के या उसको वहाँ फैक्ट्री से ये या वहाँ तक पहुँचाने की जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा हैं, या ऑलमोस्ट इक्वली हैं। तो इसका गेन कोई नहीं है मेरे भाई। मैंने ये बताया ना कि 850 से ऑलमोस्ट 1000 या 850 से ज़्यादा 1000 के करीब जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर इंक्लूडिंग रेड टेपर्स को हमने मार कराया। उसके बाद हमारे अपनी 80 शातें हो गई, और दोनों तरफ से स्नाइपर्स हम लोग यूज़ करते थे उनको मारने के लिए, वो भी स्नाइपर्स यूज़ करते थे हमें हमारे ख़िलाफ़। और हमारे बहुत सारे वाक़यात हैं, मेरे अपने जिस्म पे ज़ख्मों के निशान हैं, जो उसमें हैंड टू हैंड फाइट में, जिसमें डैगर्स के साथ जो फाइट होती है हमारी बात जगह हो जाती है। इसकी एक मिसाल ये है कि आप दोनों कौमों को बता दूं कि एक नाग, एक पोस्ट है, काला नाग उसको कहते हैं, पाकिस्तान वाले पाकिस्तानी नाग कहते हैं, इंडियन एक पाकिस्तान नाग इंडियन नाग है, जो कि बिल्कुल आमने सामने जो कोठी पांडव के बिल्कुल जो हमारा ऊपर है कि कोठी पांडव सेक्टर है, पांडव जो है जहाँ पे हमारी बटालियन हेड क्वार्टर है, उसके साथ ही ये नाग के पोस्ट है, करीब नीचे अटंडी की गन पोजीशन है। तो वहाँ पे आप ये दोनों फ़ौजों को, और हमारी तकरीबन ये जो 1.5 अरब की आबादी बनती है पाक व हिंद की, उसको बता दूँ कि वहाँ पे G3 या G2 राइफल रखने की इजाज़त ही नहीं है, वहाँ डंडे लेके आप खड़े होंगे।
राड, ये जो डंडा, जो पंजाबी में आंदे ना विगड़ियाँ तिगड़ियाँ दा पीर, डंडा पीर। तो बाद लोग मेरे लिए भी ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि शुएब चीमा साहब को मुझे भी डंडा पीर कहते हैं बाद लोग जो हैं, दोस्त हैं। और कोई मजाक में जग्गा जाट कहता है, कोई सरदार जी कहता है, कोई सरदार शुएब कहता है, कोई अपने अपने जो जिनसे मैं जिस तरह फ्रैंकनेस का लेवल है उस हिसाब से। तो बीइंग डंडा पीर मैं बता दूं कि वहाँ पे डंडे रखे हुए हैं, मतलब पाकिस्तान आर्मी के पास भी डंडे हैं और इंडियन आर्मी के पास भी डंडे हैं। तो मेरे भाई, मेरा सवाल आप दोनों फ़ौजों से, दोनों कौमों से, 1.5 अरब लोगों से ये सवाल है, तमाम मीडिया एंकर से जो पाकिस्तान के हैं और जो इंडियन आर्मी के मीडिया एंकर्स हैं, आपसे भी मेरा सवाल ये है कि मेरे भाई, आप लोग खुद कितने आदमी मारे हैं अपने हाथ से? हर एंकर से सच बताना, अपने हाथ से कितने मारे हैं? अच्छा, ज़िंदा आँख से कितने मरते हुए देखे हैं? इस ज़िंदा आँख से कितने लोगों को आपने मरते हुए, शहीद होते हुए, ज़ख्मी होते हुए देखा? आप ये तय कि अगर आपको, जैसे हम ऑस्ट्रेलियन स्ट्राइक राइफल यूज़ करते थे, इंडिया की राइफल मुझे नहीं पता वो कौन सी यूज़ कर रहे थे हमारे ख़िलाफ़। तो हमारे एक नायब सूबेदार साहब थे, वो मैं वहाँ पे था, तो उस वक्त उनको वो एक वहाँ पे वो उनकी हैबिट थी कि वो असर के टाइम की जगह से पॉइंट देखते थे इंडिया को, तो वहाँ पर उन्होंने शॉट फायर किया, वो नायब साहब को यहाँ पर लगा, गोली यहाँ से निकल गई स्ट्राइक राइफल की। तो जब उनको एडीएस साउंड अच्छा लेके जा रहे थे तो वो ऐसे हाथ करते थे गाड़ी में, जो वहाँ पे लोग थे, क्योंकि मैं एडीएस में पहुँचा, मैं था और एक कर्नल, मैं नाम चेंज कर दूँ, ISI में थे वो पहले हमारे पास, वहाँ पे 80 के हेड थे, कसरा कैंप में ही उनका वो था और सामने गुस्सा ज़्यादा वो रहते थे। फिर वापस वो ISI में चले गए, तो रेड टेपर रिटायर हुए हैं। कर्नल रहमत नाम कर लें उनका ना, दाढ़ी रखी हुई थी, और पहले भी वो SSG के थे, सप्लाई कोर के थे, SSG के थे, और बड़ा भाई में कैंप चलाते थे। फिर इस तरह तो उनके एनिमल ट्रांसपोर्ट के कैंप की बात कर रहा हूँ। तो वो भी हमारे साथ थे वहाँ पे, तो वो मैं तकरीबन इकट्ठे ही, हम आगे पीछे गाड़ी आगे, उनकी गाड़ी पीछे मेरी, हम सावन गुच्छा जब एडीएस पहुँचे तो वो जो नायब सूबेदार साहब थे, जिनको यहाँ पे स्ट्राइक स्नाइपर इंडियन आर्मी का राइफल फायर लगा था, यहाँ से निकला था, तो वो ऐसे हाथ रखते, ऐसी आवाज़ निकालते थे, नीचे काले, वो जिंदा थे वहाँ तक। जब हम पहुँचे तो हमारे साथ, जब मैं और कर्नल रहमत जो है वहाँ पहुँचे, तो उनकी हमारे सामने फिर डेथ हो गई, अमरीज़ शहादत, उनकी शहादत हो गई, अल्लाह जो नसीब फरमाए। तो मैं पाकिस्तान आर्मी के तमाम जवानों और तमाम जो लोग वहाँ पे शहीद हुए हैं, जिन्होंने सर्व किया है, यहाँ तक हादसे में शहीद हुए हैं, उनको भी सल्यूट पेश करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा और बेहतरीन काम किया है। और मैं इंडियन आर्मी के भी उन तमाम और जवानों और अफसरों की कोशिशों को मानता हूँ, जो 1 ब्रिगेड में हमारे ख़िलाफ़ हमसे लड़े और अपने मुल्क के लिए यकीनों लड़े, इंडियन आर्मी के लिए वो लड़े या इंडिया के सरजमीन के लिए लड़े। ये उनका अपना फ़ेल है, इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं बनता, लेकिन हम कभी भी उनको बुरा नहीं कहेंगे। वो अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। तो बात और कि मेरे भाई कि जी इस जंग का फ़ायदा क्या है? मेरा सवाल इंडियन आर्मी से, पाकिस्तान आर्मी से, पाकिस्तान के हर एंकर से, इंडियन आर्मी के हर एंकर से जो भी इसके ऊपर लिखता है। तो हम बात कर रहे थे कि मेरे भाई, आप लोगों ने, मैं एंकर से पूछ रहा था कि आप अपने हाथ से कितने लोगों को मारा है, कितने आँख से मरते हुए देखे हैं? आपको अगर मैं डैगर दूँ तो आप इधर रख के ऐसे काट लेंगे किसी का गला? है आप में इतनी ज़रूरत है? और फिर वर्टिब्रेट को कहाँ से काटना है आपको पता है? तो वर्टिब्रेट्स को कहाँ से काटना है? तो हम चूँकि आनेर हैं, अब इससे आगे मैं चूँकि पाकिस्तान आर्मी के मैं टॉप सीक्रेट ऑपरेशंस का हिस्सा रहा हूँ, और ये साफ बता दूँ आपको कि ये कोई जो ये तालिबान वगैरह जो गले काटते हैं, ये बिल्कुल बचगाना तरीके से काटते हैं, और इसके प्रोसीजर भी ये नहीं है इंसानी गला काटने का। इसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, और अगर कोई चाहता है ट्रेनिंग लेना तो गालिब मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में इसकी इजाज़त है या नहीं। तो ये आपको जो हमारी उस वक्त जब मैं पाक आर्मी में, तो हमारी 3 कमांडोज़ की बटालियन थी, जो कि मंगला डैम पे और तरबेला डैम पे, और फिर उसके बाद जो थी वो अटक में थी, मतलब मनजाब आज़म और यलद्रम थी, और ये जो थी 2 कमांडो वाले थे, एडीएस वाले, जिनका जो डील करते हैं। तो नॉर्मली यहाँ की ट्रेनिंग सारी वो देते हैं। अब मुझे पता नहीं कि पाकिस्तान में ये ट्रेनिंग सिविलियंस के लिए ऑथराइज है या, अभी चूँकि 8 कमांडो बटालियन हो गई हैं, काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब मेरा भी तल्लक उतना ही है कि मैं भी तमाम पाकिस्तानी सिविलियंस की तरह जो है वो 23 मार्च की परेड जब होती है तो देख लेता हूँ, नहीं होती तो नहीं देखता हूँ, या जो कैंट्स में जहाँ मेरे दोस्त हैं, क्योंकि मेरे फोर्स में ज़्यादा जो ब्रिगेडियर्स हैं इस वक्त, और जो या कर्नल्स हैं, और जिन्होंने एक्सटेंशन नहीं दी, मेजर तमाम रिटायर हो गए हैं, लेफ्टिनेंट जिन्होंने एक्सटेंशन दी वो भी रिटायर हो चुके हैं। तो मैं एंकर्स की बात कर रहा था, इंडियन आर्मी के एंकर की, पाकिस्तान आर्मी, सॉरी इंडियन कौम के एंकर की, पाकिस्तान जो एंकर्स की, कि आप लोगों ने खुद तो जिंदा है, जैसे वो हमद मीर है, वो अजीब से एक जैकेट पहन के और एक महफूज एरिया पे चला जाता है और अपने आप को शो करता है, पता नहीं वो कितना को बहादुर किस्म का एंकर है, पता नहीं। और बहुत सारे पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ उसकी वीडियोज़ मैंने खुद देखी हैं। यहाँ तक कि एक वीडियो में यहाँ तक कहा पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ कि जी फ़लान जो सिविलियन थे, उन्होंने कहा, ये वीडियो मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, और जो चाहे वो उसके जियो टीवी में से ये हमद मीर की वीडियो निकाल सकता है, ये मैंने खुद देखी है। कि उसने कहा कि जो उन्होंने सिविलियन ने कहा कि उन्होंने अपने बच्चों के तिक्के वहाँ पे उठाए हैं, जहाँ पे मिसाइल जो पाकिस्तान आर्मी ने फायर किया था, या फॉर दैट मैटर एयरफोर्स ने क्या एयर शेल उन्होंने फायर किया था। अब मुझे आप ये बताइए, इस पर मैं हर पाकिस्तानी सवाल करता हूँ, जब इस तरह की बातें आप करेंगे मीडिया के ऊपर, और हमद मीडिया से
जो जो जिनकी वफादारी को पूरा पाकिस्तान और इंडिया पूरा जानता है, क्योंकि इंडिया के दो खास हैं तो वो तो ज़्यादा बेहतराम से जानते हैं और उनको पसंद भी करते हैं और करना भी चाहिए। ज़ाहिर है जो पाकिस्तान की ज़मीन पर बैठ कर पाकिस्तान का नाम खाकर पाकिस्तान का की स्पेस जो है मीडिया स्पेस यूज़ करके और हमारे दुश्मनों को फेवर करेगा, इंडिया को फेवर करेगा, मतलब ये मैं मिलिट्री दुश्मनी की बात कर रहा हूँ। वैसे इंडियंस को मैं ऐसा दुश्मन नहीं समझता आवाम को, या वो जो कि ये आर्मीज़ की बात है। मैं खुद रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ और मैंने वो मेजर गौरव आचार्य है, वो अक्सर वीडियोज़ अपलोड करता रहता है पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़, ISI के ख़िलाफ़ और प्रोपेगेंडा वारफेयर का वो 5th जनरेशन का हिस्सा बनता है, तो उसका मैं जवाब भी देता रहता हूँ सिंस 4 ईयर्स लास्ट। तो हम ये बात कर रहे थे कि मेरे भाई ये तमाम जो आप लोगों ने जितने भी एंकर्स हैं पाकिस्तान मीडिया के और इंडियन मीडिया की जितनी चाहे डिफेंस में के हैं, आप लोगों ने खुद अपने हाथ से किसी को नहीं मारा हुआ, आपने अपने हाथ से मारते हुए देखा भी नहीं है। आपको नहीं पता कि जब आप आर्मी ऑपरेट कर रहे हैं और आपके ऊपर फायर आता है और आप जाते हैं और आगे शर्पनल मार रहे हैं, तो उसके ऊपर सामने आप जाते हैं या आपको मजबूर किया जाता है आर्मी के एक सेक्शन को या प्लाटून को, तो आगे शर्पनल माइन पर लगाई जाती है, उनको पटाया जाता है, तो गोलियाँ वो कैसे उसके जो छर्रे हैं वो आर पार गुजर जाते हैं, डेड बॉडीज़ कैसे होती हैं, शिन बोन के ऊपर जब गोली लग जाती है G2 G3 की या विक्रस इंडियन आर्मी के पास है, हमारे पास MG है, LMG है, उसके वुंड्स कैसे होते हैं। आपको नहीं पता कि अगर कैरियर शेल एक फट जाता है किसी बच्ची के हाथ में जो आप इंडियन आर्मी ने फायर किया था, इसकी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, डिटेल फिर किसी को बताऊँगा। उसके वुंड कैसे होते हैं, इंसानी हाथ कैसे यहाँ से उड़ जाता है, मतलब यहाँ से जैसे वो कट कैसे जाता है, यहाँ से उसकी वेंस कैसे बाहर निकल आती हैं, या उसके बॉडीज़ में कैसे, इस तरह की क्योंकि ये मिलिट्री की जो इंजरीज़ होती हैं ये काफ़ी मुश्किल ऑपरेशन होते हैं। अगर हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है, गोलियाँ क्रॉस कर जाती हैं हड्डियों को, तो उसमें प्रॉब्लम होती है काफ़ी उनको जोड़ने की। और ये जो ट्रेन डॉक्टर्स हैं स्पेशली इनका तल्लक पाकिस्तान आर्मी मेडिकल कोर्स से है, वही इसको सही तरह से डील कर सकते हैं। हाँ, सिविलियन भी को भी अगर आप 1-2-4 दफ़ा आपके साथ रखेंगे डॉक्टर्स को एक आध दफ़ा, तो वो भी समझ जाएंगे, उनको भी ऑपरेशन के माहिर होते हैं। तो मेरे भाई मैं ये बात कर रहा था कि इस जंग का बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। ये कारगिल ये जो है हमारा सियाचिन ये बिल्कुल बंद होना चाहिए और दोनों फोर्सेस को डिफेंस बजट इस कारगिल की ये जो हमारा है FCNA जो है सियाचिन की हद तक काम करना चाहिए। इस तरह कश्मीर का है, इसके ऊपर आप देखेंगे कश्मीर के ऊपर भी बैठ कर बात कर लेना। जो सिचुएशन स्टैंड बाई है मेरे भाई, जिस तरह जर्मनी और मैं चूँकि जर्मनी में रहा हूँ 2 साल, मैंने बताया हुआ है आपको कि 2003 से 2005 में जर्मनी में था 2 साल के लिए, यूरोप में था फॉर दैट मैटर मुख्तलिफ मुल्कों में, मतलब हॉलैंड, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी वगैरह मेरा ज़्यादा समय जर्मनी में गुजारा। तो मैं ये बता रहा था कि इसको बैठकर आप डिसीजन ले लें कि यहाँ से जो है यहाँ पे इंडियन आर्मी रहेगी या पाकिस्तान आर्मी रहेगी, जो भी कर्व्स हैं दरमियान में उनको ख़त्म कर दिया जाए। जैसे मैं नाग की बात कर रहा हूँ, अब जो ये नाग पोस्ट है ये जो पांडों के साथ है, ये ज़्यादा पाकिस्तान का हिस्सा आता है, तो इंडियन आर्मी को चाहिए कि ये नाग वाली हमें दे दे। और जो दरिया से राइट साइड के ऊपर जो चुकोटी से ऊपर जो पोस्टें हैं वो मेरे ख्याल में वहाँ पे इंडिया डोमिनेट कर रहा है। वहाँ पे एक अटैक हमारे ऊपर आने का उसकी डिटेल किसी बाद में बताऊँगा कि वो आना था, जो कि ब्रिगेड माइनस बटालियन प्लस 1000 लोगों ने इंडियन आर्मी के हिस्सा लेना था। मेरे होते हुए ये हुआ, IC ने कन्फर्म किया और IC ने इन्फॉर्म किया, हमें मूवमेंट करवा दी पूरी ब्रिगेड की और पूरे मतलब 12 डेव को 10 कोर को इन्फॉर्म कर दिया कि इंडियन आर्मी का अटैक आ रहा है, ब्रिगेड माइनस और बटालियन क्लास का, और उसके लिए सब सारी मूवमेंट करवाई है। आर्टिलरी मूव हुई, इंजीनियर्स मूव, हम लोग मूव हुए, पूरी फोर्स मूव हुई। ब्रिगेड कमांडर ने आगे स्वामी को अच्छा मूव किया और सब कुछ उसके लिए हम रेडी हो गए। और फिर उसको रिकन्फर्म किया IC के रिसोर्सेज ने कि जी अटैक आ रहा है और उसमें ये वेपन यूज़ होंगे, इतने लोग हैं, ये उनका टारगेट है इंडियन आर्मी का। तो फिर बाद में क्योंकि ये सारा जो ऑन एयर चला गया और हमारी जो शिकारी डेट सेंसिटिव पाकिस्तान आर्मी सिग्नल्स और इंडियन आर्मी सिग्नल्स ने जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने कमांडर्स को दी। अब ये था क्योंकि इंडियन आर्मी का कोई ऐसा प्लान नहीं था जो हमारे इलम में ना, हमारा एक स्पाई हमने मार्क कर लिया इंडियन आर्मी का, एक है उनकी विक्रस, उनकी सारी गन्स, सारे वेपन्स जिन लोगों ने हिस्सा था उनको मार्क कर लिया। फिर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गालबन जो ISI वाले इन्होंने धमकाया उनके कमांडर को, इंडियन आर्मी के उस वक्त जो थे, उस वक्त कोई कमांडर साहब थे वहाँ पे जो GOC थे और ब्रिगेड कमांडर वगैरह थे, उनको गालबन जो हमें बाद में इतलात मिली अपने रिसोर्सेज से महमदुल्ला अटैक के ISI के थ्रू कि उन्होंने धमकाया उन्हें कि अगर आपने अटैक किया तो थोड़ी ऐसी तैसी कर देंगे, ये तो जंग इशारा राती फिर देख लाँगे ऐसी ना, आज तो तुम आ जाओ फिर अगर आप तुम्हारे साथ निपटेंगे बैठ के ना सुकून से। तो वो उन्हें अटैक जो कैंसिल कर दिया, वो नहीं हो सका। एनीवे हम ये बात कर रहे थे कि इसको बैठ कर डिसाइड कर लें आप पढ़े लिखे लोगों से। जैसे यूरोप में आप ये देखें ना, यूरोपियन यूनियन बना ली उन्होंने, और मशरक़ी मगरबी जर्मनी मिला, मैं जर्मनी में रहा हूँ, मैं इस डिटेल बाद में बताऊँगा, बहुत डिटेल मैंने स्टडी भी किया उनको और बड़े अच्छे मेरे तल्लुकात भी रहे और आज भी हैं जर्मन से। तो कहने का मकसद ये है कि दोनों कौमें मिलकर पाकिस्तान और इंडिया की जो है, ये बेसिकली हम लोग एक ही कौम है, हम कोई दो कौमें तो है नहीं। ये दो कौमें नज़रिया तो मुसलमान हिंदू वाला नज़रिया है ना, है तो हम लोग सारे मतलब मेरे जो हमें मुसलमान में सिर्फ 300 साल हुए हैं,
मेरा नाम शुएब चीमा है, जो मेरे मतलब परदादा के परदादा थी। हमें मुसलमान वैसे 300-350 साल हुए हैं, इससे ज़्यादा पुराने मुसलमान नहीं हैं। अगर आज 1453 यानी पाकिस्तान 1443 हिजरी या इस्लाम को आए 1456 साल हुए हैं दुनिया में ज़्यादा, तो हमें ज़्यादा मुसलमान हुए 356 साल से ज़्यादा नहीं हुए मेरे भाई। हम सन 1300 से पहले हमारे जो वालिदैन थे वो सिख थे। सिखों से हम लोग मुसलमान हुए, इसलिए मुझे सरदार शुएब चीमा या जग्गा जाट या सरदार शुएब जो इसलिए कहते हैं क्योंकि हम मतलब जो मेरी अभी सगी हाला है वो अभी अक्सर ये कहती हैं, जब उनको लड़ाई हो जाए या गुस्सा उनको आ जाए तो वो कहती होती हैं, उनकी शादी डिस्ट्रिक्ट गुजरात के गांव मंगवाल में हुई है, तो वो अक्सर कहती हैं कि मुसलमान हैं 250 साल हो गए, सिक्खी नहीं बिचूँ गई ना। तो मैं उनसे कहता होता हूँ कि ये सिक्खी यानी गैरत को सिक्खी कहते हैं। मैं कहता हूँ ये सिक्खी है तो इसी सिक्खी, नहीं तो आपको मेजर जो थे हमारे कैप्टन कर्नल शेर शहीद हुए और इस तरह जो थे जो बाकी हमारे निशान हैदर हैं वो सारे जो है वो सिक्खी या गैरत नहीं करवाए। तो कहने का मतलब है कि हम तो पुराने मुसलमान नहीं हैं जो 1400 साल पहले मुसलमान हुए थे वहाँ पे मक्का शरीफ में या मदीना में और सऊदी अरेबिया में। हम तो बेसिकली अजमी हैं, अरबी तो हम है ही नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अजमी हैं, और हम अजमी हैं और उसके बाद हम इंडियन हैं। सब लोग जो हैं 1947 से पहले तो हम इंडिया एक ही मुल्क था ना, तो उसके बाद जो है ये अलहदा हो गए। तो मैं जब पाकिस्तान से बाहर रहा हूँ 2 साल, तो वहाँ पे मुझे कभी किसी ने पाकिस्तानी नहीं कहा, किसी एक बंदे ने भी ना, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने, किसी सिविलियन ने। सब लोग कहते थे इंडियन, में कहता यस जी इंडियन मुस्लिम पार्ट वी कॉल इट पाकिस्तान, और यानी हिंदुस्तान का वो हिस्सा जिसको हम जो जब मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है और हम इसको पाकिस्तान कहते हैं। तो कहने का मकसद ये बेसिकली हम लोग इकट्ठे हैं, एक ही हमारी जनरेशन है, एक ही ब्रीड है हमारे। जो अब सिख भी को पुराना मज़हब तो है नहीं, जब सिख भी तो 600 साल पुराना मज़हब है ना, ये कोई 5,000 साल पुराना मज़हब तो नहीं है। सिखिज़म जो है ये भी 600-650 साल पुराना मज़हब। यकीनन उससे पहले हमारे बावजूद जो कि हम लोग यहाँ पे मुत्तहिदा हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, इंडिया जिसको कहते हैं इसके रहने वाले हैं। पुराने इंडीज़ कहते थे इसको, प्री हिस्ट्री। ये आलमोस्ट जो हमारे पास इसके ट्रेसेस हैं वो तकरीबन 6,000 साल तक हैं, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा की और पांडु और कौरव की लड़ाइयों तक या अशोका वगैरह के दौर तक अगर आप जाते हैं तो आलमोस्ट हमारे पास कोई 6,000 साल तक की हिस्ट्री मौजूद है। तो कहने का मकसद ये है कि बेसिकली हम तो हैं भी एक ही कौम ना। अब हिंदू मुस्लिम का नज़रिया जो है ये तो एक मजहबी नज़रिया है, लेकिन मैं जीन्स की बात कर रहा हूँ। अगर हमारे जीन्स देखे जाएँ तो मेरे जो मतलब परदादा के परदादा मुसलमान होंगे, 9-10 मुसलमान होंगे, और उससे पहले और एक्चुअली हमें पता है। मैं ये ज़िम्मी बात बता दूँ कि बरोक चीमा हमारा गाँव है, तो हमारे जो अजीज़ यहाँ पे सिख थे हम इकट्ठे ही रहते थे। तो उनका गाँव जो मैं किसी बताऊँगा उनका इंडिया में कौन सा गाँव है, तो वो लोग 1956 में यहाँ से गए हैं, यानी पाकिस्तान 47 बना वो नहीं गए, वो हमने रोक लिया। हमारे मतलब है उस वक्त जो थे मेरे दादा जान जो थे उनकी उम्र तकरीबन 45 साल थी, तो इस तरह मेरे हम लोगों ने उनको रोक लिया। और मेरे उस वक्त अबू जो थे उनकी उम्र जब वो पाकिस्तान थी उनकी तकरीबन उम्र 10 या 12 साल थी, तो उनको रोका कि आप पाकिस्तान से ना जाएं, वो नहीं गए। 1956 में उन्होंने हमसे कहा कि बात यह है कि अब हम सिखों के चंद घर रह गए, यहाँ पे 1-2 घर रह गए थे जो हमारे करीबी अजीज़ थे, यानी हमारे सगे चचा बनते थे। तो उन्होंने कहा कि बात यह कि आगे हमें बहुत प्रॉब्लम पेश आने वाले रिश्तों के, और ये मतलब है फिर ये बता दूँ कि 1947 के राइट्स थे उसमें उन्हें कोई मसला नहीं हुआ, ना हमारे गाँव में कोई राइट्स हुए। तो वो रहे यहाँ पे जो कि हमारे करीबी जैसे 1954 में हमसे पूछ के इजाज़त लेके वापस इंडिया में चले गए, और 1956 से लेकर 1996 तक हमारा उनसे रब्ता रहा। उनका हाथ भी आते रहे, बल्कि 92 में गालिबन लास्ट टाइम जो हमारे अजीज़ उन्होंने विज़िट किया, हमारे नाना जान और मेरे दादा जान जो ये सगे चचा के बेटे आपस में, और मेरे अम्मी और अब्बी भी सगे चचा के बेटे हैं। तो जब उन्होंने हमें बरोक चीमा में 91-92 में विज़िट भी किया, फिर 93 में पाकिस्तान आर्मी में चला गया, तो उसकी मुबारकबाद भेजी उन्होंने लिख के। फिर उसके बाद चूँकि मैं पाक आर्मी में चला गया, और मुझे ये था कि चूँकि इंडिया से कोई मेरा रब्ता पाकिस्तान आर्मी का है, एक चूँकि हमारा क्लैश है इंडियन आर्मी के साथ, तो उसमें हमने उनसे रब्ता ख़त्म कर दिया। और टिल डेट ये 92 से लेकर अब ये 30 ईयर्स हो गए कि हमारा उनसे कोई रब्ता नहीं है। वरना इससे पहले ना सिर्फ रब्ता था बल्कि हर साल आना जाना था। मतलब हम लोग तो कोई नहीं कभी गया, वो लोग जो है हर साल जो आते थे और कभी बहुत लेट जल्दी एक साल छोड़ के, और फिर हम लोग को ख़त लिखते थे। ख़त का ज़माना था वो, क्या आप लोग आएँ यहाँ पे। कहने का मकसद हमारे अभी भी वो बहुत करीबी चीज़ हैं जो सिख हैं जो कि इंडिया में रहते हैं, और मेरा रब्ता नहीं है, लेकिन हमारे जो दूसरे अजीज़ हैं उनका उनसे करीबी रब्ता है। हाथ भी उनका अभी भी वो कभी ना कोई, लास्ट टाइम मैंने सुना है कि कोई 10 साल पहले भी उनमें से कोई आया था। फिर अब चूँकि उनकी जनरेशन्स बड़ी होगी, लेकिन मैं आपको एक ज़िम्मी बात बता दूँ, आज भी उन सिख जो हमारे अजीज़ हैं उनके फ़ोटो मैं इंडिया में से किसी को रब्ता करके आपके सामने पेश करूँगा, और तो आप देख कर बता देंगे कि ये एक ही खून है ना, क्योंकि मैंने उनको देखा, उनकी मैंने तस्वीरें देखी, तो आप पहचान, मतलब वो मेरे सगे भाई लगते हैं, बिल्कुल सगे भाई। आप साइड से देख लें, मेरी इस साइड से देख लें, या फ्रंट से कोई देख के उनको कहेगा कि यार ये तो रिश्तेदार हैं आपस में, और करीबी खून के रिश्तेदार हैं।
सारी बात समझ ये है कि हम उसी एक ही हुए हैं बेसिकली। सिख उससे पहले हम लोग भी हिंदू थे, सिख उससे पहले 600 साल या 7 साल पहले लगाए। तो जो भी हमारी जनरेशन है ये हिंदू थी, क्योंकि हम अजमी हैं, अरबी तो हम हैं नहीं कि हम 14 साल वाले पहले मुसलमान हैं। सारी बात करने से ये कि हम बेसिकली एक ही कौम है मतलब जो वहाँ पे हैं सारी जो गाँव के नाम यहाँ पे हैं सारे, वहाँ इंडिया में भी हैं, ये सारी बरादरियाँ यहाँ पे आज बरादरियाँ हमारी वहाँ पे रह गई। और ये मतलब अहमकाना जो 1947 की डिवीज़न के दौरान जो अहमकाना जंगें हुई और लड़ाइयाँ हुई, उसने फिर दिलों को दूर कर दिया और उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो गए। इसको अब ख़त्म होना चाहिए। तो मेरे भाई हमने लड़ के क्या करना है मुझे बताएं। मैं खुद ही जंग लड़ता रहा हूँ, मैंने बता दिया आपको 80 शहादतें 100 के करीब हमारी हो गई, 1000 के करीब इंडियन आर्मी के लोग मारे, कि फ़ायदा मुझे क्या हुआ, पाकिस्तान आर्मी को क्या फ़ायदा होगा। मैं इंडियन आर्मी से हाथ जवान से पूछता हूँ जो 1 के ब्रिगेड में था, और ये जब भी आर्मी चीफ हैं गालबन ये के हैं, और ये जब लेफ्टिनेंट कर्नल थे ये भी वहीं पे थे, कश्मीर में थे। और जो हमारे आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा जो हैं, ये भी उस वक्त 10 कोर में ही थे, लेफ्टिनेंट कर्नल ही थे ये भी, जब हम वहाँ पे लड़ रहे थे और ये पिंडी में थे। मैं आज ये दोनों आर्मी चीफ, मैं दोनों आर्मी चीफ से पूछता हूँ सर आपकी क्या, हम दोनों आर्मी चीफ से पूछता हूँ, इंडियन आर्मी से पाकिस्तान आर्मी से भी, कि आपने कितना इलाका फ़तह किया क्रॉस में, पाकिस्तान ने कितना फ़तह किया कश्मीर इंडिया के हिस्से का, इंडिया ने कितना फ़तह किया कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से का। यकीनन कुछ भी नहीं किया, तो क्या फ़ायदा इस जंग का, इतना पैसा ज़ाया करने का, इतनी फ़ौजों को ज़ाया करने का, इतनी इंसानों को तकलीफ़ देने का। मैंने खुद वहाँ पे बहुत लॉन्ग ड्यूटीज़ की हैं। सिर्फ एक रात का जिक्र करूँगा कि 35 बलूच का एक लेफ्टिनेंट जो था, मैं एक टॉप सीक्रेट मिशन के ऊपर गया हुआ था, माइंड मुझे लगानी थी, और वहाँ से इंडिया का फ़ासला इतना ही था जितना मेरे पीछे आपको ये गुंबद हिजरा की एक कापी बनी हुई है इस दरबार के ऊपर, ये नज़र आ रही है ना। यानी यहाँ से आलमोस्ट में 30 गज था, 30 गज क्या फ़ासला होता है, 30 गज फ़ासला था इंडियन पोस्ट का, इससे भी काम था, मैं 30 गज ज़्यादा बता रहा हूँ सॉरी। ये फासला था तकरीबन आप सभी 10 गज के करीब ना, यानी 20-22 फुट फासला था। और आप ऐसे क्या हाल है आपका, तो वो सुन लेते थे और आप बताते थे कि क्या हाल है। यहाँ तक कि सुबह जब सुबह ये सुबह 9 या 10 बजे दिन के हमारे हवलदार ने हुक्म दिया उनके सेंट्री को, उसने कहा ओए पंजाब अपने अफसर बाहर का साढ़े अफसर गाल करनी है। उन्होंने क्या इंडियन आर्मी के साढ़े अफसर सोते हुए ने, मैं हवलदार को बुला के कहा, और मैंने कहा यार वो इंडियन आर्मी है, मेरे अंडर नहीं है कि आप उनको हुक्म दे रहे कि अपने अफसर को बुलाओ। तो नायब एक सूबेदार साहब आए, उन्होंने कहा कि साहब दुश्मन का एतबार नहीं होता, विक्रस का उन्होंने ब्रश मारा। तो यहाँ से मैंने और वो लेफ्टिनेंट थे जो गालमन 97 या 98 लॉन्ग कोर्स था उसका, या 96 लॉन्ग कोर्स का था, 35 ब्लू का वो अफसर था। तो आप ये सुन लीजिए कि हम दोनों तरफ की आर्मी भी सुन लें और 1.5 अरब अवाम भी सुन लें कि हम लोग जिस बीओक्यू में सोए हुए थे उसका फासला इतना था कि ये इतना मेरा जिस्म है टोटल इतनी ही थी वो ना, और हम दोनों की टांगें पूरी रात जो है घुटनों तक से नीचे तक बाहर भीगती रही बारिश के अंदर, क्योंकि छोटी सी एक जगह थी, छोटी सी। आप ये समझ लें कि ये जगह जो थी तकरीबन 4 फुट इसकी लंबाई थी और ऑलमोस्ट 2 फुट इसकी चौड़ाई थी। इसके अंदर वो एक बंदा तो रह सकता है सिमट करना। जब मैं चला गया तो मैं टेम्परेरी ड्यूटी पे गया था, मेरा अपना टॉप सीक्रेट मिशन था जो इंटेलिजेंस बेस्ड था, और मैंने फैसिलिटेट करना था किसी को और कुछ माइंस लगानी थी, इस तरह का ऑपरेशन था वो। पाकिस्तान आर्मी के ऐसे ऑपरेशन इंडियन आर्मी के भी चलते रहते हैं। पोस्ट बहुत करीब थी इंडियन आर्मी की, जैसे मैंने बता दिया आपको कि ऑलमोस्ट 10 गज फासला या 20 या 22 गज फुट फासला था। तो उसमें ऑपरेशन करना, और फिर रात को हमारा क्रॉस भी हो गया आपस में, यानी फायरिंग भी होगी दोनों तरफ से। बल्कि हमें खतरा महसूस हुआ तो हमें कवर करने के लिए 35 बलूच ने फायर स्टार्ट किया, तो फिर उन्होंने जवाब दिया, और कोई कैजुअलिटी उस रात में कम से कम नहीं हुई। होती रहती है कि उस रात में कोई शहादत भी नहीं हुई और कोई ज़ख्मी नहीं हुए। फिर सुबह हमने वहाँ पे जो है जहाँ पे लाइटिंग होती है वहाँ पे लाइटिंग कंडक्टर हम लगाते हैं जो पानी बिजली गिरती है। ज़मीनी बात बता दूँ कि इसी पोस्ट जहाँ पे मैं गया हुआ था वहाँ पे 2 लोग जो थे उनके अंदर से जो बिजली है वो इधर से मतलब बिल्कुल आर पार हो गई, ये पानी बिजली होता है, तो उन दोनों के जिसमें जल कर बिल्कुल कोयला बन गया ना। ऐसा कोयला कि अगर आप ऐसे करेंगे तो टूट जाएगा ना, अगर आप ऐसे हाथ करेंगे तो हाथ आपके हाथ में आ जाएगा, ऐसे करेंगे तो इतना वो बन गए। तो फिर ज़ाहिर है जो हमारा पाकिस्तान आर्मी के प्रोसीजर्स होते हैं, हमारे पास तो बड़े अच्छे किस्म के कॉफिन या ताबूत होते हैं। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा कि जो क्रिश्चियंस हैं, नेशनल जियोग्राफी में बहुत सारे प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि जो उनको दफन करते हैं, या कनाडा से एक बड़ा फ़नी सा प्रोग्राम आता है, उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया है, उसमें काफ़ी वो कॉफन्स के ऊपर और इस तरह की वो वीडियोस फ़नी वीडियोस होती हैं, बेसिकली वो कनाडा से आती हैं, गालबन क्यूबेक की हैं, ये मॉन्ट्रियल साइड की, तो वो अपलोड करते रहते हैं, मैं भी वो देखता हूँ। तो उस तरह के कफन होते हैं हमारे पास, अच्छी किस्म यानी ताबूत होते हैं, तो उसमें बंद कर देते हैं ताकि उनकी फिर उसको सील कर देते हैं उसके साथ, ताकि वो देख ना सकें। सारी बात करने का मतलब ये है कि मेरे भाई दोनों को खुद सोचना है, पाकिस्तान आर्मी को भी खुद सोचना है, इंडियन आर्मी को खुद सोचना है कि जी हम लोगों ने क्या करना है। फैसला अब आपके ऊपर है। दोनों तरफ के एंकर्स जो हैं, पाकिस्तान के भी तमाम एंकर्स के ऊपर ये है और इंडिया के तमाम एंकर्स के ऊपर है कि इन हालात को आप दोनों कौमों के लिए हीट काम करें। और नरेंद्र मोदी साहब जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, आपको भी चाहिए कि आप ये जो नोपुर या सोपुर ये जनरल पाकिस्तान के बारे में जिसने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो कि इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, खैर नौज़ बिल्लाह गुस्ताखी, तो वो क्या करेगी, एक मामूली सी हिंदू
इब्लीस की बेटी, वो पैदा हुए वकील तो इब्लीस ने कहा, लो आज वो भी साहिब औलाद हो गया। तो ये सुना ये भी इब्लीस ही है, इब्लीस की बेटी है, और ये वकीला है, वकील नहीं है तो ये भी इब्लीस की बेटी हुई ना। तो सुना है कुछ गायब भी है, जो भी है। तो नरेंद्र मोदी साहब आप भी कोशिश करेंगे इसको हीट को थोड़ा कम करें, और आपका जो बेस थी बुनियादी तौर के ऊपर, वो भी इलेक्शन जीता भी आपने इसी मुस्लिम दुश्मनी के ऊपर, कोशिश करेंगे इसको हम अकोमोडेट करें। हालांकि वीडियो तो हमने अपलोड करनी थी, जो ये मामला स्टार्ट हुआ था, हम दोबारा असल पॉइंट करते हैं, वो था पाकिस्तान का $200 अरब का कर्ज़, और इंडिया का भी बहुत ज़्यादा कर्ज़ है। एग्जैक्टली मुझे फिक्र पता नहीं है, क्योंकि मैं उसके लिए तैयारी नहीं की हुई इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए तैयारी की हुई है। तो मैं पाकिस्तानी कौम से ये कहना चाहता हूँ कि $200 अरब हमारे पास मौजूद है, पूरी ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ। और मुझे आप इमरान खान या मुराद सईद ना समझें, या वो ज़ुबैर उमर या उमर असद उमर या जो भी इस तरह के हैं। और बेसिकली जो मेरा काम है वो आप ये देखिए कि जो काम मिफ्ता इस्माइल कर रहे हैं, या शौकत अजीज़ साहब कर सकते हैं, या उससे पहले जो थे वो गालिबन शौकत तरीन साहब थे, या और भी जो इस तरह के लोग हैं, इनका डिफरेंट सिनेरियो है। यानी जो काम ये एज ए वज़ीर ख़ज़ाना ये लोग कर सकते हैं, आप कभी मुझसे उम्मीद ना रखें कि मैं कल को अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे हुकूमत फरमाते हैं पाकिस्तान की या मुत्तहिदा हिंदुस्तान की, मैं तो चाहता हूँ कि तीनों इकट्ठे हो जाएं। यानी जो पहले पुराना हिंदुस्तान था जिसमें आज का सारा इंडिया शामिल है, और बांग्लादेश भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, और हमारा काबुल तक जो हमारी ये जो ड्यूरेंट लाइन से आगे, बल्कि काबुल तक हमारे एरिया है। और मैंने सुना है कि उधर से उज़्बेकिस्तान का कुछ हिस्सा भी हमारा था, और जो भी हमारा हिस्सा था वो हमें मिलना चाहिए, चाहे उसका कुछ हिस्सा है उज़्बेकिस्तान में आ गया, या चाइना में आ गया, या फादर ईरान में आ गया, जहाँ पे भी है, जो भी ओल्ड हिंदुस्तान है उसका नक्शा मौजूद होगा। तो मैं चाहता हूँ मैं पूरे हिंदुस्तान का अल्लाह पाक मुझे हुकूमत अता फरमाए, ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान होना चाहिए। और वही जो जैसे यूरोपियन यूनियन का स्टाइल है कि उसमें 6 महकमे जो हैं वो वफाकी होने चाहिए, जिसमें डिफेंस है और करेंसी है, इस तरह के, और जो है बाकी डिटेल आप जो है वो ले सकते हैं। बाकी सारे महकमे जो होते हैं वो सूबाई होते हैं, या बहुत सारे महकमे जो बिल्कुल इलाकाई, वो सूबाई भी नहीं रहते, वो इलाकाई हो जाते हैं, जिसमें टाउन कमेटीज़ आ जाती हैं, और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं। तो मैं तो दोनों कामों से ये कहना चाहता हूँ कि आओ हम मिलजुल के इकट्ठे हो जाएं, इन जंगों को ख़त्म करें, बैठ के अपने तनाज़ात को टेबल के ऊपर हल करें। लेकिन ये मैं बता दूँ नरेंद्र मोदी साहब कि आप और आपकी टीम जो है, अगर आप लोग इस तरह इसको डील करेंगे ना कि नफ़रत से ये करेंगे, या आपको पता है कि पाकिस्तान भी एटॉमिक पावर है, आप भी एटॉमिक पावर हैं, तो एक ही हाल है इसका। और फ़िक्र भी इसलिए नहीं है कि 60 इस्लामी मुल्क हैं, उसमें एक आध मुल्क जैसे जनरल ज़िया-उल-हक ने कहा था 1984 में या 87 में ब्रास ट्रैक के दौरान, अगर राजीव गांधी से उनकी बात हुई थी, या एग्जैक्टली तो मीडिया वाले बेहतर बता सकते हैं जो लोग जिनका इसके बारे में एक्सपीरियंस है, कि गाल में बात इस तरह की हुई थी कि राजीव गांधी को उन्हें क्रिकेट डिप्लोमेसी में जनरल लाख ने कहा था कि राजीव योर फोर्सेस आर टू नियर टू माई बॉर्डर्स, आई एम द एटॉमिक थंब, बी केयरफुल। उन्होंने कहा था कि उर्दू में समझ नहीं, जो पाकिस्तान में बेसिकली लोग हैं, कि जो उन्होंने कहा था कि मैं आपकी फ़ौज जो है, राजीव गांधी ये कलम एक्सरसाइज ब्रास ट्रैक थी इंडियन आर्मी जो प्लान की थी, पाकिस्तान पर अटैक का प्रोग्राम बनाया था उन्होंने बॉर्डर एरियाज़ पे। तो उन्होंने कहा कि मैं एटॉमिक थंब हूँ, यानी एटम हम दबाने वाला अंगूठा हूँ, एक बटन प्रेस करूँगा तो एक मिसाल के ये मिसाली बात है कि जैसे कि मैं एटम हम यानी इंडिया को मार दूँगा। तो उन्होंने कहा कि दुनिया में हिंदुओं का एक ही मुल्क है, और वो है हिंदुस्तान। बेसिकली हिंदुस्तान तो नहीं है, वो नेपाल है गालमन जो हिंदुओं का मुल्क सरकारी तौर पे है, या श्रीलंका और नेपाल है। तो बाकी इंडिया का जो है ये तो मतलब अपने आप को वो कहते हैं कि वो जमहूरियत हैं, और इसमें कंपोजिट मज़हब हैं, और हैं भी यकीनन बहुत बड़ी तादाद में। अब इसके मसवार अरब यानी 125-30 करोड़ 130 करोड़ लोग वहाँ पे रहते हैं, इतनी बड़ी आबादी है। पाकिस्तान से वो आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से 5 टाइम्स या 6 टाइम्स बड़ा मुल्क है, इकानमी के लिहाज से भी इसी तरह। तो मैं ये कहता हूँ कि दोनों जो पाकिस्तान है और इंडिया है, अपने कर्ज़ों को, अपने डेट्स को क्लियर करें, अपने जो अवाम है इनका मायार ज़िंदगी बुलंद करें, महंगाई को कंट्रोल करें। तो मैं आपसे पूरी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि ये $200 अरब ये कोई ऐसी रकम नहीं है। जो लोग मुझे जानते हैं, लाहौर से मेरी कंपनी का नाम जानते हैं, सर्विस इंटरनेशनल का या फॉरेक्स इंटरनेशनल का नाम जानते हैं। मैं मेंबर लाहौर स्टॉक एक्सचेंज रहा हूँ, मेरा सीट नंबर 12 था और रूम 209 था मेरा इसमें लाहौर स्टॉक एक्सचेंज में। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरल वाजर सर आपके लिए भी है, और जो उमर ताम दयाल साहब हैं उनके लिए भी, और मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं, और शौकत अजीज़ साहब के लिए भी, कि $200 की रकम ऐसी कोई बड़ी रकम नहीं है। मैं आपको ये रकम अरेंज कर देता हूँ पूरे 200, यानी आप ये ना समझें कि मैं आपको एक दिन में ये अरेंज कर दूंगा। इट विल टेक टाइम, लेकिन ये कि इट विल नॉट टेक दैट लॉन्ग कि जी पता नहीं क्या हो जाएगा। इट विल नॉट टेक, इट शुड नॉट टेक मोर देन 20 ईयर्स मैक्सिमम। 20 साल का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम 20 साल वेट करते रहेंगे तो पैसे आना शुरू होंगे। लेट्स से कि आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 21 जून सन 2022 को, और मुझे आप ये टास्क देते हैं मतलब 22 जून 2022 को, यानी जो साल का सबसे बड़ा आज और कल का दिन है। तो इंशाअल्लाह 30 जून तक जो है, यानी विद इन 30 यानी 21 जुलाई तक, या 30 जुलाई तक, विद इन 6 वीक्स जो है इसके जो हमारे हिस्से के पैसे हमें आना शुरू हो जाएंगे।
जितने भी मेरे प्लान हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि ये बता दूँ ये स्टॉक एक्सचेंज बेस्ड हैं सारे, जो कि मेरा स्टॉक से तल्लक है। और करेंसी एक्सचेंज मनी चेंजर हूँ मैं। फॉरेक्स सब्सक्रिप्शन मेरी कंपनी का नाम था, जिसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट में एक केस हुआ था। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वटाटली एडिशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान वर्सेस फॉरेक्स इंटरनेशनल वर्सेस बुल्स एंड बियर्स वर्सेस ये थी नेक्सस इंटरनेशनल वर्सेस ट्रेड स्टेशन ट्रेस वर्सेस रूफ इंटरनेशनल वगैरह। ये 18 अगस्त सन 2003 को केस हुआ था। जो लोग भी जानना चाहते हैं वो गूगल में फीड करेंगे कि तो वो सारा केस आ जाएगा कि क्या हुआ था, और उसमें जो अपने अखबार वालों ने कारनामा अंजाम दिया वो भी आ जाएगा। शाह साहब की जो मरहूम हैं, इंशाल्लाह पूरा मुझे यकीन है कि वो सजीन में होंगे और उनको रहना भी चाहिए सजीन में, और बाद में अल्लाह पाक उनसे हिसाब में, ताकि वो जहन्नम में उनको उनके अमाल का बदला दिया जाए और अपनी सज़ा काट कर, बेशक वो अगर मुसलमान अगर उनकी डेथ हुई है तो वो यकीनन जन्नत में चले जाएंगे। लेकिन मैं भी चाहता हूँ और हम सब चाहते हैं, पूरी हमारी कौम ये चाहती है कि ज़्यादा जो थे खबरें वाले, इनको इनका हिस्सा मिले, सजीन में भी इनको हिस्सा मिले और इनको जहन्नम में भी इनका हिस्सा मिले। इस तरह प्रेम शरफ के बारे में हम यही कहते हैं कि अल्लाह पाक इनको जो है ना वो दर्दनाक मौत दें जिन्होंने किया पाकिस्तान आर्मी के साथ, पाकिस्तान कौम के साथ जिस बुज़दिली का मुज़ाहरा किया उन्होंने अमेरिका के सामने। मैं हैरान हूँ कि वही परवेज़ शरफ जनरल हमने उनकी बहुत तारीफ़ें की, हम उनके साथ थे जब ये कारगिल वार हुई और इंडिया के खिलाफ उन्होंने जुर्रत और बहादुरी का मुज़ाहरा किया। और उस पर ये म्याने हैं, ये नवाज़ वगैरह, इन्होंने जिस बुज़दिली का और जिस बेगैरती का मुज़ाहरा किया वो भी पूरी कौम के सामने है। और जिस तरह ये लोग अमेरिका में गए और जाके ये उनके अमेरिकन प्रेसिडेंट के पाँव में पड़ गए, खुदा के लिए हमें निकालने, ऐसा कुछ भी नहीं था हालांकि। तो बाद में वही प्रेम शरफ साहब को हम हैरान हैं कि वो अमेरिका के 3rd सेक्रेटरी के एक फ़ोन के ऊपर उनका दिल फट गया कि पता नहीं अमेरिकन आ जाएंगे और यहूदी आ जाएंगे और इंडियन आ जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। जम शरफ साहब, मैं पाकिस्तान आर्मी का अफसर होने की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ, सर आप भी उनके साथ मिल जाएँ, आप इन तीनों को इकट्ठा करके ले आइए, अमेरिका को भी, इसराइल को भी, इंडिया को भी, और उन्हें कहें पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तानी कौम को बिल्कुल मौका ना दें, हमें ये एक मौका भी ना दें। और मैं आपसे ये बात नहीं कर रहा आपके जनरल प्रेम शरफ साहब के जी आप सारे पाकिस्तान आर्मी के चीफ़ रहे हैं और अपने आप को कमांडो कहते हैं और पता नहीं क्या क्या, टू कमांडो भी आप क्लेम करते हैं और पता सैयद का भी क्लेम करते हैं। जी गरीब सी आपसी बातें हैं, मेरी तो समझ से बाहर हैं। आपने जिस बुज़दिली का मुज़ाहरा किया है पाकिस्तान आर्मी को, जिस तरह आपने दिलो रुस्वा किया है और जो इस तरह मुसलमानों को लड़ाया आपने, यानी पाक आर्मी पाकिस्तान को और अफ़गानिस्तान के अफ़गान मुसलमानों को लड़ाया है। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, ज़मीनी बात, जनरल शरफ साहब आप भी और पाकिस्तान आर्मी के भी तमाम लोग ये बात सुन लें और पाकिस्तानी कौम भी सुन ले और यकीनन तालिबान भी सुन लें और जो अफ़गान में हैं वो भी सुन लें कि पंजाबी का मुहावरा टुट्टी दियाँ बावां गले नमदियाँ ने। अगर ये बाजू मैं ख़ुद तोड़ लूँगा ना, जैसे हमारे अफ़गान हमारे बाजू में, हमारे मतलब दस्तों बाजू में, वो अगर मैं ये बाजू ख़ुद तोड़ लूँगा ना, ये मेरे गले में ही बांध के लटकाएंगे कल को, ऐसे करके मुझे लटकाना, इसको या इसको लटकाना पड़ेगा, याद रखिएगा। जनरल शरफ साहब आपने बहुत जुल्म किया है और आपने बिल्कुल गलत पाक फ़ौज का इस्तेमाल किया है अफ़गानिस्तान के खिलाफ। इसके अंदर हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे कभी भी किसी भी स्टेज के ऊपर। और आपने अमेरिका की मोहब्बत में ये जो अमेरिका ने हमला किया था, गालमन ये नवंबर 2001 में उन्होंने अटैक किया, सॉरी अक्टूबर में स्टार्ट किया था, गालमन 17 अक्टूबर या 25 तरह को अटैक, इनका एस्टिमेट डेट्स भूल गई हैं, जिसमें गालमन 120 एयर सॉर्टीज़ में हिस्सा लिया था पहले अटैक में तालिबान के खिलाफ और अफगान फोर्सेस के खिलाफ। तो उसमें पाकिस्तान आर्मी को भी आपने इसमें जंग में धकेला और गलत धकेला, बिल्कुल हमारा कोई तल्लक नहीं था। और अगर हमें अमेरिका ने धमकाया था कि जी हम आ जाएंगे हमला, क्यों नहीं कहते आ जाओ यार आप भी कर लो, आप भी चस्का ले लो, पाकिस्तान आर्मी को टेस्ट कर लो अगर आपको इतना शौक है, और पाकिस्तानी कौम को भी टेस्ट कर लो। ये शरफ साहब आपका दिल कांपता है, हमारा कब उस वक्त भी नहीं कांप रहा था, तब तो मैं खुद पाकिस्तान आर्मी अफसर था, सर्विंग अफसर था और मेहमान के ब्रिगेड में था, वही मैं BDA 17 में था उस वक्त। तो सर हमारा कोई नहीं दिल कांपता कि जी अमेरिका और इजराइल और इंडिया इकट्ठे होकर आ जाएंगे और पता नहीं वो मुंह में डाल कर लुकमा बना कर खा जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है खुदा के मुझसे। जनरल शरफ साहब आपको पता नहीं किस बात से डर लगता है या पता नहीं कौन सी पाक आर्मी के अफसर है आप ना। हमारे अफसर और जवान हम तो कोई नहीं डरते इंडिया अमेरिका से, इजराइल से या इंडिया से फॉर दैट मैटर के जी वो आ जाएंगे इकट्ठे होकर, पता नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। शरफ साहब मेरी आपसे एक बात करना चाहता हूँ सर, आप ये बताएँ कि आपने ये बुज़दिली का मुज़ाहरा किया अमेरिका के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, अभी आप एक अपाहज की मौत मर रहे हैं ना हॉस्पिटल में, सुना है कि आप बहुत बीमार हैं उधर। आपका एक यहाँ पे लाहौर में यासूब भट्टी नामी एडवोकेट यासूब भट्टी नामी एक आपका कारिंदा है जिससे मेरी मुलाकात भी रहती है, अच्छे तलक़ात भी हैं, वो आपकी पार्टी का नाम वगैरह लेता है, स्टेटस भी लगाता रहता है। कल भी मेरा उसने स्टेटस में उसने मेरा देखा हुआ था या मैं उसके बात कर लेता होता हूँ। मुझे ये बताएं कि आज आप एक अपाहज की मौत मर रहे हैं वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर और पाकिस्तान आपको लाने की बातें हो रही हैं और आप सी में से मरना चाहते हैं, वट एवर जो है ना। मुझे ये बता दें कि सर कि ये मौत अगर आपको एक अमेरिकन शेल से आ जाती, इजरायली शेल से आ जाती, इंडियन शेल से आ जाती, क्या कौन सी बेहतर थी? ठीक है, जिस जनरल शरफ साहब जिस धज से कोई मकतल में गया, जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है।
ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई परवाह नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। आप अपने पाक आर्मी का अफसर कहते हैं, कमांडो कहते हैं और जनरल कहते हैं, पता नहीं क्या क्या बातें आपने की, और पता नहीं कोई स्टाइल है आपका, और कोई इंग्लिश पसंद है और पता नहीं क्या नहीं पसंद है। बस आपने से ये कहना था कि सर आपने बहुत बुज़दिली का मुज़ाहरा किया, और आपने, मैं फार्मर जज हूँ, चूँकि मैं जनरल्स का तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद लेफ्टिनेंट था, तो मुझसे नीचे रैंक का ही कोसते हैं। पाकिस्तान के लोग ये जान लें, इंडिया के लोग या पाकिस्तान आर्मी में जो रहते हैं, कि जो आप अफसर, जो आपका रैंक होता है ना, आप उससे जूनियर के जज हो सकते हैं, आपसे सीनियर जज नहीं हो सकते हैं। जैसे जनरल मुशर्रफ का अगर कोर्ट मार्शल करना पड़ेगा, तो उसमें जनरल बाजवा को, जो CGS हैं इस वक्त, CGS नहीं, जो चेयरमैन जॉइंट CGSC पुराना था नाम, शायद पूरा चेंज हुआ है उनका। जो पुराने CGSC होते थे, तो 4 स्टार जनरल हैं, एक वो बैठेंगे और 2 लेफ्टिनेंट जनरल जो सीनियर मोस्ट हैं उनको अपॉइंट करेंगे, या फिर उसके दोनों में से एक आर्मी, जो CGSC एयरफोर्स चीफ या नेवी चीफ कर लेंगे, और एक आध आर्मी का कर लेंगे, इस तरह कोर्ट मार्शल होगा उनका। तो आपने सर बहुत बुज़दिली का मुज़ाहरा किया, और इसके ऊपर पाकिस्तान आर्मी में सज़ाए मौत है, और हमारे अल्लाह पे कानून में भी सज़ाए मौत है। कुरान पाक की जो आयत है उसका बेहतर उलमा बताते हैं। आयत का मफ़हूम ये है कि अगर आपने पीठ दिखाई मैदान जंग के दौरान, तो आपका ठिकाना जहन्नम है। मासवा इसके कि आपने, चूँकि जंगी चाल प्लान होती है, दुश्मन को अपने मार के एरिया में लाने के लिए वार ट्रैक्टर जिसको बोलते हैं वो, या आप अपने पीछे साथियों से मिलना हो आकर। इसके अलावा इस जो जिस बुज़दिली का मुज़ाहरा आपने किया और अफ़गान तालिबान के ऊपर आपने हमला करवाया, उसके ज़िम्मेदार आप हैं। इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप, उम्मीद का यकीन है कि आप एक अपाहज की मौत मरेंगे अस्पताल के अंदर। इंशाअल्लाह फिर से यहीं से आपको सजीन में लेके जाएंगे, वहाँ पे आपको फैंटी लगाएंगे, तो फिर आपको इंशाअल्लाह जहन्नम में फेंकेंगे। आप जहन्नम में अपना टेन्योर पूरा करेंगे। अगर आप मुसलमान हैं और मुसलमान मरते हैं, तो फिर आप जन्नत में भी बाद में आ ही जाएंगे, जैसे हर मुसलमान आ जाएगा। तो वो तो अल्लाह पाक ने हर मुसलमान की सहूलत दी है कि वो जितना भी जुल्म कर लेगा, तो एक दिन उसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल किया जाएगा। ये वो दिन होगा जब जिस दिन काफिर कहेंगे अलास, यानी अफसोस के काश वो भी मुसलमान होते। एनीवे, जम शरीफ साहब, आपके साथ पर्सनल भी बहुत मोहब्बत है आपसे ज़्यादा तौर पे भी, और एज बीइंग आर्मी अफसर भी, और जो जिस बुज़दिली के साथ आपने पाकिस्तान आर्मी के लोगों को शहीद करवाया, जिस बुज़दिली का और बेगैरती का मुज़ाहरा आपने किया अफ़गान तालिबान का, अफ़गान फोर्सेस के ख़िलाफ़, उसका भी हिसाब आप मर रहे हैं। अब हम क्या उसका आपसे हिसाब लें, उसका हिसाब आपसे अल्लाह ही अब ले सकता है। लेकिन इंशाअल्लाह जो पैसे आपने, जो हमारी दौलत कौमी लूटी है, और जो आप घर में इतलात हमें मिली कि जब 50-50 पाउंड के नोट जो है वो वहाँ पे नाचने गाने वालियों पे या परफॉर्मर्स जो होती हैं उनके ऊपर लुटाते थे, उसका हिसाब इंशाअल्लाह हम आपसे ज़रूर लेंगे, और इसी दुनिया में लेंगे। और आपके जो, अगर आप मर जाएंगे, जो आपके लवाहिकीन हैं, आपकी वाइफ है, गालमा मदर भी ज़िंदा है, और आपकी बेटी और एक बेटा है, वो गालमा अमेरिका में रह रहे हैं, और जहाँ पे भी होंगे, जैसे भी होंगे, इंशाअल्लाह जो हमारे पाकिस्तान की कौमी दौलत आपने लूटी है, वो हम आपसे ज़रूर वसूल करेंगे इंशाअल्लाह। और उसके लिए जो भी उस वक्त के आर्मी चीफ जो बाजवा है, या मुमकिन है हम इनसे बात करें, या उसको जो भी फॉर्मेशन कमांडर्स होंगे, हम ये मामला कोर्ट कमांडर मीटिंग में रखेंगे। हम ये मामला जो है, वैसे ही आपको सज़ा मौत हुई है, हम ये मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाएंगे, हम ये मामला सेनेट में उठाएंगे, हम ये मामला पार्लियामेंट में उठाएंगे, हम ये मामला जो अवाम की अदालत है उसमें लेकर जाएंगे। और हम चाहेंगे कि आपको करार वाकई सज़ा मिले, क्योंकि जो आपने पाकिस्तान के जवान और अफसर शहीद करवाए हैं, और जो मरतबाई मचाई है आपने हमारे मुल्क में, और जो आपने मुसलमानों को शहीद किया है अफ़गानिस्तान में और हमारी आर्मी से करवाया है, ये सब एक ही जैसी बात है ना। आपने बेसिकली तबाह बर्बादी फैलाई है मुसलमानों की, दोनों तरफ, पाकिस्तान में भी और अफ़गानिस्तान में भी। वो भी हमारे भाई हैं, हमारे जिस्म का हिस्सा है, मुसलमान हैं। और मुसलमान एक के बारे में अल्लाह पाक ने फरमा दिया है, जैसे कुछ का मफ़हूम है या गालिबा हदीस है, ये उलमा बेहतर बता सकते हैं कि जो मुसलमान एक जिस्म की तरह है, अगर एक को तकलीफ़ होती है तो दूसरी को होती है ना। और मुसलमान के एक ईंट की दीवार जैसे हैं, एक ईंट दूसरी को मजबूत करती है। आपने इतनी बुज़दिली का मुज़ाहरा किया, इतना आप डर गए, इतना सदा हो गए कि पता नहीं अमेरिका आ जाएगा, क्या हो जाएगा। जम शरीफ साहब, अभी आप जिंदा हैं तो आपको मैं बता दूँ, जंग जो होती है, जंग मैंने खुद लड़ी है 3 साल। जंग के 2 मेन पहलू होते हैं, एक होते हैं टेंजेबल फैक्टर्स। सर आप तो आर्मी में जनरल रहे हैं, और आपने कारगिल का इतना सुपर ऑपरेशन किया है, और मैं उस पर बहुत खुश था, और उस ऑपरेशन की हद तक जो है मैं आपके साथ था, और मैं आपकी बहादुरी को भी उस पर सल्यूट करता हूँ। लेकिन बाद में जब आपने बुज़दिली और बेगैरती दिखाई अमेरिका की काल के ऊपर, उसके ऊपर तो अब मैं क्या बयान करूँ आपको ना, आप खुद अपने गिरीबान में झांक लीजिए। तो सर जंग के 2 पहलू होते हैं बेसिक ना। एक होता है टेंजेबल फैक्टर्स। टेंजेबल फैक्टर्स ये होते हैं जो नापे और तोले जा सकते हैं, गिने जा सकते हैं, मेजर किया जा सकता है ना किसी भी तरह उनको, उसको कहते हैं टेंजेबल फैक्टर्स। जिसमें फ़ौज कितनी है, और उसके पास असला कितना है, उसके पास, जैसे अमेरिका के पास 60 मरीन्स हैं, या उनके पास एटम बम इतने हैं, वगैरह वगैरह ना।
तो जो इंटेजिबल फैक्टर्स होते हैं वो बहुत अहम है जंग में, जिसमें आप देख लीजिए कि जिसमें होता है कि हौसला कितना है फ़ौज का, पर्पस क्या है फ़ौज का, लड़ने वाले लोग हैं उनका यदि हम मुसलमान का हमारा अल्लाह सुब्हानहू तआला पे और अल्लाह के रसूल पे और अल्लाह के बंदों के ऊपर यकीन कितना है, अपने पर्पस पे यकीन कितना है, हम कितना ये चाहते हैं कि हम अपने दुश्मन अल्लाह सुब्हानहू तआला और अल्लाह के रसूल और अल्लाह के बंदों के दुश्मन के खिलाफ लड़ें, पाकिस्तान के दुश्मन के खिलाफ लड़ें। आपने इन फैक्टर्स को नहीं कैलकुलेट किया था जनाब शरीफ साहब, आपने सिर्फ यही देखा कि जो अमेरिकन आर्मी है और वो आ जाएगी इजरायली आर्मी को साथ लेके और साथ इंडियन आर्मी मिल जाएगी तो पता नहीं क्या कुछ भी नहीं हो जाएगा, इनको फिर इकट्ठा कर लें। सर आप भी इनके साथ मिल जाएँ, बल्कि मैं कहता हूँ जनरल शफाक कियानी को भी आप साथ मिलाएँ आप ना, आप सारे मिलकर हम पर हमला करें पाकिस्तान आर्मी के ऊपर ना। और इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि जनरल बाजवा की कमांड जो है चीफ आर्मी स्टाफ हैं, जो फॉर्मेशन कमांडर हैं हमारे, इनकी कमांड में मिलकर हम आपका मुकाबला करेंगे और हम आपकी तोड़ निकाल देंगे इंशाअल्लाह, तहस नहस करके रख देंगे हम। जनरल शरीफ साहब आपको भी, आपके दोस्त और भाई और जिसने आपके फॉलो किया इसके जन अशफाक कियानी को भी आप उनके साथ मिलकर आए ना, अमेरिकन के साथ, आप अमेरिका के साथ मिल जाए, अशफाक साहब से कहें इंडिया की आर्मी को कमांड करें उनके साथ मिलकर ना। और इसराइल के लिए भी जो और करप्ट एक है ना, जो भी आसम बाजा के बारे में सुना है कि वो भी काफ़ी करप्शन हो गया, और जो करप्ट 3 शख्स जो जनरल्स हैं जो अमेरिका में छुपे हुए हैं उनको क्या आप इसराइल के साथ मिल जाए ना। आपको सर राज पता है ना हमारे आर्मी के, आप कमांडोज़ के राज पता है ना, आप मिल जाए उनके साथ, हमें इतना भी फिक्र नहीं है, ठीक है। इंशाअल्लाह हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अल्लाह के बंदों की मदद से आपको शिकस्त देंगे और हम अपने जो अफ़गान भाई हैं उनको भी साथ में लाएंगे और हम लश्करियों को इकट्ठा करेंगे और हम पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तानी कौम को इकट्ठा करेंगे और हम आपसे लड़ेंगे और हम उस वक्त तक लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह ताला का हुक्म नाफिज ना हो जाए। और आप ये मानेंगे कि बिल्कुल ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह पाक ने अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के लिए पैदा किया है। जनाब शरीफ साहब मुझे अच्छा बनने का बचपन से कोई शौक़ नहीं है कि लोग कहें शुएब तो बड़ा ही अच्छा आदमी है यार, ये तो बड़ा ही, ये शौक़ ही नहीं है मुझे अच्छा बनने का। सिंपल सी बात है, मैं समझता हूँ कि मैं दुनिया में आया हूँ अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के लिए और अल्लाह का हुक्म नाफिज करने के लिए, जैसे तालिबान ने नाफिज किया था अफ़गानिस्तान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म। मैं समझता हूँ कि मैं दुनिया में इसीलिए आया हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म नाफिज किया जाए। मेरी तकबीर पार्टी बनाने का मकसद सिर्फ यह पाकिस्तान में जो हमारी जुरिस्डिक्शन वहाँ तक इस्लामी शरीयत नाफिज की जाए और हमें कोई डर नहीं है सर कि अमेरिका आ जाएगा, इजराइल आ जाएगा, यूनाइटेड नेशन आ जाएगी या इंडिया आ जाएगा, आप उनके साथ मिलकर हमसे लड़ें। इसमें एक ज़मीनी बात करना चाहता हूँ आपसे मैं, और स्पेशली ये बात करना चाहता हूँ मिस्टर जो बाइडन से और जो उनका नाम रेजेंस निकल रहा है इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर एरिल शैरून थे पहले, आप शायद चेंज हो गए होंगे क्योंकि इतना मैंने नहीं देखा अभी कौन है, और नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ पे इंडिया में। तो सर मैं आपसे तीनों से एक बात करना चाहता हूँ कि आप ये देखें ना, आप पाकिस्तान आर्मी को हरा रहे हैं टॉक्सिडो के अंदर बैठ कर ना, आप वहाँ से बैठ कर हुक्म देते हैं, आपके हुक्म के ऊपर जो है वो हमें रेमंड डेविस को छोड़ना पड़ता है, आप हुक्म देते हैं हमें, और भी ये जो अभी इमरान खान साहब जिसके ऊपर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, हालांकि इनको हटाया तो उन्होंने है, क्या नाम है, ये हटे तो नो कॉन्फिडेंस के तहत है, लेकिन ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर, यानी पाकिस्तान आर्मी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं शायद उन्होंने हटाया है। एक ज़मीनी सवाल है, इमरान खान साहब आपको लेके कौन आया था सर? मेरा सवाल ये है पीपल पार्टी के साथ, जनाब ज़ियाउल्लाह भुट्टो साहब, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो थे वो किसकी kabina में वज़ीर थे? पहले सदर यूके की kabina में वज़ीर थे ना, बाद में वो बन के जनाब वज़ीर पाकिस्तान, और बाद में उनको जनाब हक साहब ने हटाया या उनको सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान फांसी दी, वो इल्ज़ाम पाकिस्तान आर्मी पर लगा दिया आपने, ठीक है जी। उस बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब आपसे मेरा सवाल है, मियाँ नवाज शरीफ साहब आज आपको फ़ौज कभी अच्छी लगती है कभी अच्छी नहीं लगती है, सर ये बताएँ कि 77-78 पहले आप कहाँ के वज़ीर आला थे? मियाँ नवाज शरीफ साहब आप अपने कभी यूसी के मेंबर बने हैं, आप कभी MPA बने हैं? आपको जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब ने जब ये पीपल पार्टी वाला प्रॉब्लम पेश आया और आप बड़े वहाँ पे मासूम बन गए कि जी आप साथ जो कोई पता नहीं कोई शरीफ इंडस्ट्री या इत्फाक फाउंड्रीज़ के साथ कोई ज़्यादती की है, इन्होंने भुट्टो साहब ने, इसलिए आपको उसका अजाला दिया जाए, तो उसका अजाला आपको ये दिया गया कि आपको मतलब वज़ीर बनाया गया, वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब बनाया गया, फिर वज़ीर आला बने आप, और फिर आपने जो कारनामे किए हैं वो आपके सामने ही हैं। आप बेनज़ीर भुट्टो साहब आई, फिर वो बन गई, फिर नवाज शरीफ साहब बन गए, फिर भुट्टो साहब बन गए, फिर नवाज शरीफ साहब बन गए, और फिर जब आपने जब शरीफ साहब ने मार्शल लॉ लगा दिए, यानी कि वो चीफ एग्जेक्टिव बन गए, तब मैं पाक आर्मी में था, 2001 तक उनके साथ था। और उसके बाद जो है जो आपको पता है इस बार रजीम चेंज होती गई और हम आते हैं डायरेक्ट ज़रदारी साहब आ गए, और उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब आ गए, फिर इमरान खान साहब मुझे ये बताइए कि आप इतराज़ करते हैं, जिस ज़मीनी बात दरमियान में आ गई
कि आपको हटाया जो है ना, वो आप बिला वजह इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ख़ुद का आपका ये सेल्फ आपका स्टांस है जो कि बिल्कुल गलत है, और हम इसको निगेट करते हैं। ये स्टांस बिल्कुल जनरल बाजवा साहब का, कोई जनरल बाजवा का या पाक आर्मी को आपको हटाने में कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर हम आपकी बात एक लम्हे के लिए मान भी लेंगे, चलें इसमें कोई उनका कोई 1-2% रोल रहा होगा, कोई फ़ोन कॉल सुनी होगी या कहा होगा ठीक है जी हम इसमें साइड लाइन रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, और ये लोग यहाँ अपना नो कॉन्फिडेंस का वोट जो है वो उसको खुद हैंडल कर लें, तो ये तक मुझे आपको लेके कौन आया था? इमरान खान साहब, आपको खिला की ज़रूरत है आपके अंदर? आप बताएं ना, जनरल पाशा से आपका क्या तल्लक था? आप बताइए, जो जहांगीर तरीन साहब हैं वो आपके साथ कैसे जुड़ गए ना? शाहमूद किश्ती साहब आपके साथ कैसे जुड़ गए? इसमें जावेद हाशमी साहब आपके साथ कैसे जुड़े? बाद में ठीक है उनका आपके साथ इख्तलाफ हो गया धरने के दौरान, जो कादिर साहब भी थे आपके साथ, तो उसमें वो आपसे अलहदा हो गए, लेकिन शुरू में तो आपके साथ ही थे ना। इस तरह और भी बहुत से लोग हैं। तो इमरान खान साहब अखलाकी ज़रूरत फिर बंदे में होनी चाहिए। पाकिस्तान आर्मी में 2 चीज़ें सिखाई जाती हैं, मैं आपको एक बात बता दूँ। पाकिस्तान आर्मी में ये सिखाया जाता है कि जी आपने कमांड करनी है तो आपने जैसे इस्ताजूद देते हैं हम लोग जो हैं, वैसे ये ज़मीनी बात बता दूँ कि मैंने बहुत से इस्ताजूद पाकिस्तान आर्मी की छोड़ दिए, 17 साल की छोड़ दिए। अब हम आनेर चले गए हैं, तो मैं चूँकि पाकिस्तान आर्मी को इन्फॉर्म कर दूँगा जिन लोगों ने मेरे साथ सर्व किया, सब ज़्यादातर लोग ज़िंदा हैं ना, ज़्यादातर लोग ज़िंदा हैं। यहाँ तक देखिए कि मैं एक फील्ड अफसर को ज़िंदा बचा कर ले आया था मौत के मुँह में से निकाल कर ना। फील्ड अफसर यानी मेजर साहब जो फंस गए थे कि बिल्कुल मौत के मुंह के अंदर फंस गए थे, और मैंने अपनी टीम के साथ उनको वापस लेके आया, और ये मामला जो था आई सही से ऊपर हमने रिपोर्ट नहीं होने दिया। मुझे कितना ज़ोर लगाया इस ने, इवन हमारे उस अफसर ने, उसकी यूनिट ने, कि जी ये एक आपको जी मतलब दुरुस्त अर्जुन मिलना चाहिए और आपकी टीम को मिलना चाहिए, जो कि 7 इंजीनियर की टीम, 7 फील्ड कंपनी की टीम थी सारी, और उसमें कोई इन्फेंट्री का बंदा शामिल नहीं था। इन्फेंट्री वाले जो थे वो सपोर्ट कर रहे थे हमें फायर के साथ, यानी वो फायर सपोर्ट जो इन्फेंट्री दे रही थी, और 649 मुजाहिद प्लानिंग दे रही थी, जो कि चौकोटी माउंट सेक्टर पर थी उस वक्त, वो लोग फायर सपोर्ट दे रहे थे। और लेकिन जो उनको निकाल कर लाया जिंदा वहाँ से, वो मेजर साहब भी जिंदा हैं इस वक्त मेरे इलम की हद तक, क्योंकि एज ए मेजर वो रिटायर हो गए थे और अभी भी जिंदा हैं, पाकिस्तान मौजूद हैं। पूरा वो डिटेल आपको बता देंगे कि वो कहाँ फंस गए थे। और जब हमने उनको निकाला तो आप कहते हैं कि मौत का डर नहीं होता, तो पूरी पाकिस्तानी कौम सुन ले कि मौत का डर बिल्कुल होता है। जो मेरे साथ उनका पसीना यहाँ से बह रहा था ऐसे, और यहाँ से ऐसे, और जब मैंने कहा सर आज चलते हैं, उन्होंने कहा मैंने नहीं आना। मैंने नहीं आना, जो कि हम एक ही वाने के ब्रिगेड में जाकर काम करते थे, और मैंने कहा सर जी आज में कुछ नहीं होता, उन्होंने कहा मैंने नहीं आना। फिर है एनीवे वो फिर हम उनको किसी तरह वहाँ से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइड हो गए थे और दहशतज़दा हो गए थे वहाँ पे। सब में इंडियन आर्मी थी सारी, और विकट्स वगैरह लगी हुई थी, और ये नहीं था कि हम लोग बिल्कुल ऐसे कोई खुले में काम कर रहे थे और हमारे पास वेपन ही नहीं थे, हमारे फुल लोडेड थे हम लोग। और टोटली जो थी ना वो पूरे ब्रिगेड को इलम था, ब्रिगेड कमांडर था, सबको पता था। BM जो था वो हर वक्त वायरलेस के ऊपर हर सेकंड वो बात कर रहा था मेरे साथ, जो वायरलेस मैन था उससे, और चिकोटी वाली बटालियन के साथ, और जो हमारे सामने पोस्टें थी, और उसके साथ वो हर सेकंड में मतलब उसने कहा कि लाइन पे आपने रहना है, और हर में ऑलमोस्ट 30-40 सेकंड बाद इनका तो पूछा था कि लोकेशन बताओ, मतलब शुएब की, या वो कहता था वो चीमा की लोकेशन बताओ, और मेरे साथ वो कितना दूर हैं। और इंडियन आर्मी की स्टेशन ISI वाले बात पर वहाँ पे खुद मौजूद थे। उनके जो घर में 84 लॉन्ग कोर्स का अफसर था एक, और 90th लॉन्ग कोर्स वाले थे, 2 अफसर थे ISI के महमदुल्लाह डट वाले, उनमें से एक वहाँ पे था। वो भी हर वक्त सेकंड मुझसे पूछता था, मेरे वायरमैन से पूछ रहा था कि यार शुएब देख लो, अगर हमको तो हम कवर दें, यानी कवर दें इंडिया के अंदर से। मैंने कहा नहीं, इतने कवर की ज़रूरत नहीं है कि, और इतना बड़ा मामला भी नहीं है। खैर एनीवे हम उनको निकाल के लाए, तो मैंने वो भी इस्ताजूद पाकिस्तान आर्मी से नहीं लिया हुआ। अब हम आने चले गए, तो ज़रा इसकी डिटेल इस तरह के और बहुत सारे हैं। मैंने बताया मैं जिसमें बहुत से जख्मों के निशान हैं, और बहुत सारी बातें हमने यानी कि सिर्फ ISI की मदद से मैंने छुपाए रखी। और एनीवे हम टॉपिक के ऊपर आते हैं जो हम बात कर रहे थे। इमरान खान साहब की बात दरमियान में ज़मीनी तौर पर आ गई, तो इमरान खान साहब आपको लेके कौन आया था सर, ये बताएं ज़रा। है आप कहते हैं कि जी आपको हटाया पाकिस्तान आर्मी ने है, तो आपको लाया कौन था? ठीक है, जनरल पाशा कौन थे, और जहांगीर तरीन साहब को आपको किसने दिए, और बहुत सारी हैं, छोड़े इन बातों को। सर अगर आपको हटाया, अगर आपका है ना आपको न्यूट्रल्स ने या हटाया है यार, जो भी आप खड़ा होकर मैं थक गया हूँ यार, तो आपको लेके भी कोई और ही आया था। आप याद कर लीजिएगा कि आपके अपने MNA कितने थे और हमारे उसमें कितने थे। और दैट मैटर, चूँकि मैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ, तो कभी कभी मुझे लोग पूछते हैं कि अगर आप सर्विंग है, तो मैं कहता हूँ यार सर्विंग ही समझ लो, रिटायर क्या होता है, क्योंकि आर्मी अफसर हूँ तो सर्विंग ही हुआ ना। खैर एनीवे, तो मैं बात करता हूँ सर आपसे, जो बाइडन साहब आप प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैं, और जो गालिबन जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल हैं गालिबन शारून साहब हैं, ये जो भी हैं, और नरेंद्र मोदी साहब हैं, मैं कहता हूँ सर आप एक दफ़ा हमसे एक दफ़ा लड़ के देख ही लें। आप ऐसा कीजिए कि आप एक कोर ले आएँ, मतलब 3 कोर का मुकाबला हम कर लेते हैं, बल्कि आप चाहें तो 2 कोरें और, एक फ्रांस की और एक UK की भी डाल लें अंदर, आप 5 कोरें हो जाएँ। और हमारी एक और 11 कोर जो है, जम जनरल ये हैं जो DJI से पहले
खड़े हो गए, जिसमें दर्द शुरू हो गया है। तो ये मेरी सारी वीडियोज़ होती हैं, ये कोई एडिटेड नहीं है। आपने पीछे देखा होगा, कोई सब्ज़ी बेच रहा है और बच्चे जो बाज़ार से गुजर रहे हैं उनके भी वो हो रहे हैं। ठंड बहुत है तो इस काफ़ी मुझे वो जो है, मैंने कुछ पहना भी नहीं है नीचे वेस्ट के अलावा, तो मुझे यहाँ सर्दी लगना शुरू हो गई है। एनीवे, अब मैं 50 साल का बूढ़ा आदमी हूँ। तो आप सर एक दफ़ा हमसे लड़ के देख ही लें। मेरे कहने का मुराद ये है कि हम ये जो अफ़गानिस्तान का एरिया हम तालिबान से इजाज़त ले लेते हैं, तो सर मतलब एक और हो जाए अमेरिका की और एक इज़राइल की, एक इंडिया की, एक आप मिला लें साथ यूके की कोर भी ले आएँ और एक आप फ्रांस वाली भी ले आएँ, इनका भी शौक़ पूरा हो जाए। तो 5 वर्सेस 1 मुकाबला बुरा नहीं है। इन पाक आर्मी की 1 कोर 11 कोर और आपकी 5 कोरें, और हम अपना फ़ाइट का एरिया जो है ये फ़ाइट के असूल सेलेक्ट कर लेते हैं। जनरल बाजवा की कमांड में और जनरल फैज़ हमीद की कमांड में ही लड़ेंगे हम आपसे। बस ये है कि मुझे कुछ यूनिटें चाहिए, मैं बता देता हूँ। एक 7 इंजीनियर मेरी अपनी यूनिट है, सियालकोट कैंट में हम मूव कर जाएँगे वहाँ पे। तो जो पेशावर में भी रही है, हमने सर्व किया 7 डे में भी और 9 डे से, तो अभी हम आए हैं यहाँ पे सियालकोट डे में। हम मतलब वही 11 कोर्स की 30th कोर में, गुजरांवाला कोर में जो जनरल आमर है यहाँ पे गार्मेंट कोर कमांडर। आप सर हमसे लड़कर एक दफ़ा देख ही लीजिए ना, और कोई पैरामीटर सेट कर लें कि इतनी शातें हो जाएँ। होल्ड ऑन। तो मैंने सॉरी कैंप पड़ गया था, तो मैंने पहले बता दूँगा ये सारी वीडियोज़ हमारी जो हैं ये अनआर्टेड होती हैं, अनकट होती हैं, डायरेक्ट ही की जाती हैं। तो मुझे क्रैम्प पड़ गया था। अब मेरी उम्र 50 साल है, तो बूढ़ा आदमी हूँ, तो क्रैम्प पड़ गया। तो मैं कह रहा था कि आप हमें जो है अमेरिकन आर्मी, इजरायली आर्मी और इंडियन आर्मी अब मिलकर हम बिल्कुल मौका ना दें, और जंग के कोई असूल हमसे तय कर लें कि जी इस तरह हम जंग लड़ेंगे। अफ़गानिस्तान का कोई एरिया सेलेक्ट कर लीजिए, वहाँ पे आकर बहुत पंजाब माही हो जाए डायरेक्ट आमने सामने इस तरह करके ना। तो बाकी बातें और इसमें हम जो है जहाँ है जैसे है कि बुनियाद के ऊपर लड़ेंगे ना। बस मुझे कुछ लोग चाहिए जिसमें यूनिट हैं, 7 इंजीनियर्स है, 7 NRI है, 70 पंजाब है, इस तरह कुछ और मैं यूनिटें बता दूँगा। 19 पंजाब शेरशाह और इस तरह की कुछ और 8 पंजाब वगैरह, और बाकी जो लोकेटिंग बैटरीज हैं, स्पेशली ऑफिसर्स में कर्नल नुमान सिद्दीकी जो उस वक्त CO7 इंजीनियर थे, बुड्ढा शेर ज़रूर लाजमी हमें चाहिए। एक मुझे शौकत सुहेल थे, मेरे OC हैं स्पोर्ट कंपनी में, और फिदा डोज़र ड्राइवर मियाँ खान एमटी ड्राइवर था, और बहुत सारे इस तरह के हमारे जो अफसर और जवान हैं जो हमारे साथ रहे। मुझे उनके नाम काफ़ी लोगों के भूल रहे हैं इस वक्त, शक्ल उनके मुझे याद है। हवलदार ज़फ़र था मेरे पास, और एक और बहुत ही अहम हवलदार था, पश्तो स्पीकिंग था, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया है। तो ये सब लोग हमें चाहिए होंगे और जंग लड़ने के लिए, तो हम इसके लिए तैयार हैं सर, जब चाहें आप। देखें ये अब मैं सिर्फ अमेरिकन आर्मी की और इली आर्मी की और इंडियन आर्मी की बेहतरी के लिए कह रहा हूँ कि देखें आप गलतफहमी में रहेंगे कि फ़ौज शायद वैसी ही है जैसी जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में थी, और जिस तरह बुज़दिली का मुजाहरा मुशर्रफ साहब ने किया, या जिस तरह जनरल शौकत कियानी साहब के दौर में आपने 40 लोगों को फ्रेंडली फायर में शहीद कर दिया पाकिस्तान आर्मी के। अगर में इजरायली पायलट्स थे या जो भी लोग थे उन्होंने शहीद किया हमारे लोग, और वो 6 महीने के बाद वो गोंगलों में मिट्टी चाट के पंजाबी के अंदर ना हमें जो जनरल शौकत कियानी साहब और उस वक्त जो फॉर्मेशन कमांडर्स थे उन्होंने कोई सख्त एक्शन नहीं लिया। फॉर्मेशन कमांडर पर उन्हें क्या करना होता है, जो पाकिस्तान आर्मी का निज़ाम है वही जो आर्मी चीफ़ होता है वही जो है वो सारा कुछ वो डोमिनेट कर रहा होता है। तो शौकत कियानी साहब ने बाद में कुछ 6 महीने बाद रूट्स को रस्ते बंद करने के बाद सुलह कर ली। इस तरह और भी जो करप्ट हमारे रिटायर्ड जनरल्स हैं जो छुपे हुए अमेरिका के अंदर गालबन कोई जो भी, मैं एक वापडा के चेयरमैन के बारे में सुना, पता नहीं $700 मिलियन की उन्होंने करप्शन की है। जनाब बाजवा के बारे में भी ऐसी खबरें आ रही हैं, हालांकि मेरे कोई पास कोई कंफर्म न्यूज़ तो नहीं है, ना मैंने उनके साथ सर्व किया, ना मैं उनके साथ रहा हूँ, ना मैं सच पर्सनली उनको जानता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि सर ये एक दफ़ा आप लड़कर देख ही लीजिए। देखिए वक्त का पता नहीं होता। जो बाइडन साहब जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं सर, आप यू मस्ट सी that it's not holiday every day. Sometimes it's not a holiday, and armies are not always like Musharraf, General Musharraf, Pervez Musharraf, or Shawkat Kiani. People may be like General Bajwa and other brave people who want to fight and who thinks that Pakistan army is born to fight. I call it the army of the dead. एंड जब हम लड़ रहे थे जंग तो हम तो बहुत हंसते थे, खासतौर पर 70 पंजाब का मैं जिक्र करूँगा और 7 NRI का। तो इनके लोगों का तो हंसी नहीं रुकती। जब हम कहते थे 70 पंजाब को कि इंडियन आर्मी का अटैक आ रहा है, तो वो हंसते थे, कहते सर मुझे भी अटैक कर देने, ठीक है। क्योंकि एक हदीस का मफहूम है कि जो मुसलमान हैं वो ज़िंदा हैं और जो गैर मुस्लिम है वो उनकी हालत मुर्दों जैसी है। और इसकी मिसाल हदीस में इस तरह से है कि एक दफ़ा गालबन को 60,000 का लश्कर था, तो एक साथी तो होते, तो उन्होंने कहा कि मैं अकेला ही जाता हूँ इसे लड़ने के लिए। तो बाकी जो थे उसके कमांडर थे गालबन थे, तो उन्होंने कहा नहीं आप 60 लोग हैं या गालबन तो 60 लोग जाएंगे लड़ने के लिए, या अगर वो 30 थे तो उन्होंने कहा कि 30 साहब जंग और फिर वो लड़े। और वहाँ पर वो इसकी डिटेल जो आपको जो इस्लामिक हिस्ट्री के उलमा हैं वो बता देंगे और बेहतर तरीके से बता देंगे। जैसे ये साद रिज़वी साहब हैं या
वो जो है ये जमात दावा जो बयान हुआ सही साहब, वो इस तरह की इंफॉर्मेशन उनके पास ज़्यादा होती है, वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीका मौलाना एहसान लाई ज़हीर साहब हैं या इस तरह के और भी, या इवन तबलीग जमात जो मौलाना तारिक जमील साहब हैं उनका काफ़ी ग्रिप है इसके ऊपर, या और भी जो बुज़ुर्ग हैं रायमंड वाले, वो आपको इसके बारे में ज़्यादा बेहतर डिटेल बता देंगे, या जामिया शफिया वाले लाहौर वाले, या जामिया बुनिया कराची वाले, या इस जामिया शफिया फैसलाबाद, उनसे आप पूछ सकते हैं। पिंडी में बहुत सारे होंगे यकीनन इस तरह जो आपको बेहतर बता देंगे इस जंग के बारे में, उसकी डिटेल्स क्या थी कि 60 लोगों ने 60,000 लोगों का मुकाबला किया, और शाम को जब वो लोग वापस आए तो उनके ये जो बाजू थे जिसके अंदर डबल उन्हें वो ज़रा पहनते थे, खून फंस के वो इंसानी गोश्त के टुकड़े फंसे हुए थे ना, खून के उतार के और उनको उन खून के ज़रूर को निकालना या उन ज़रूर को धोना, अगली सुबह जंग की तैयारी करना उनके लिए मुश्किल हो गया। तो सर एक लाड़ी लें आप हमसे, ये अफगानिस्तान का कोई एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई बलूचिस्तान के एरिया में हम लोग आपस में जंग कर लेते हैं, और उसमें हम तय कर लेते हैं कि अगर लेट से कि इतने लोग दोनों मतलब पाकिस्तान में शहीद हो जाते हैं या आप लोगों के मर जाते हैं तो जंग ख़त्म कर देंगे, या इतना नुकसान हो जाता है, इसमें कोई वो नहीं है। आप इंटेलिजेंस यूज़ करें, सिफारिश में कहता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन तक ना, हमारी भी आपकी भी, आप अपने के मुताबिक अमल करें, मज़हब के मुताबिक हम अपने उसके मुताबिक अमल करेंगे, हम अपनी तालीमात के मुताबिक लड़ेंगे, हम अपनी तालीमात के मुताबिक लड़ें। तो अब मैं बता दूं कि चूँकि मैं बूढ़ा आदमी हूँ और जब ठंड काफ़ी है माशाल्लाह, लगता है कि मैं इस वक्त कोट नायथा में नहीं खड़ा हुआ हूँ, यानी ज़िला गुजरांवाला में, तहसील ज़राबाद में नहीं हूँ, बल्कि मुझे लग रहा है कि ये गखड़ का एरिया नहीं, ये ठंडियानी का एरिया मुझे लग रहा है ना, मरी का एरिया लग रहा है। तो अभी मैं नीचे गया था तो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, कहते हैं कि उन्होंने कहा कि यार मुझे यहाँ पे बहुत ठंड लग रही है, और मैंने हाल ही शर्ट सी पहनी हुई थी, एक वेस्ट है मामूली सी, तो उन्होंने कहा कि पापा लगता है कि आप इस वक्त गुजरांवाला या वज़ीराबाद में हैं, गखड़ में हैं या मरी में हैं। मैंने कहा हूँ तो मैं यार इस वक्त गखड़ में, ठंड काफ़ी है, ऊपर 1.5 घंटे से खड़ा हूँ। मैंने पहले एक वीडियो रिकॉर्ड 30 मिनट्स की करवाई है, अभी 1 घंटे से ऊपर की वीडियो हो गई है। ये सारी अनकट वीडियोज़ हैं। तो भाई मैं तो ऐसे ही लीडर था पाकिस्तान आर्मी में भी, और मैं ऐसे ही लीडर हूँ अभी यहाँ पे एज ए पॉलिटिकल पार्टी लीडर भी। तो इंशाअल्लाह होप्स हो कि इंदा हम $200 अरब के बारे में जो डिटेल है, ये पैसे हमारे पास मौजूद हैं। जब भी चाहें मिफ्ता इस्माइल साहब, शहबाज शरीफ साहब या जनरल कमर जवाजा साहब आके इसको डिटेल ले सकते हैं। इनका तल्लक, इस रकम का तल्लक स्टॉक एक्सचेंजेस से है, और ये जो रवायती तरीके हैं जिसमें एक्सपोर्ट्स बनाना और इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो नहीं है, ये गैर रवायती तरीके हैं। इसमें रवायती तरीक़ों से ही सारे ड्राइव किए गए हैं। इंशाअल्लाह जब भी कोई डिटेल मांगेगा हम इसकी डिटेल नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अल्लाह मेरा और आपका, हम सब का हामी और नासर हो। लेकिन सुबह के 8:40 हो गए हैं। आज 22 जून रोज़ मंगल है। 21 ज़िकात को हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान पंजाब के ज़िला गुजरांवाला, तहसील वज़ीराबाद के थाना गखड़ के एरिया का है, कोट नायथा विलेज है ये। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। आखिर में बता दूँ, पीछे आपको गुम्बद हिजरा का एक रेप्लिका नज़र आ रहा है, ये बेसिकली बाबा बहादुर शाह दरबार है, साथ मस्जिद है उनकी, और इनका मेला है 25-26 जून को। जो लोग ये मेला देखना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, वो आ सकते हैं। दरबार के बिल्कुल सामने हमारा घर है, और आप लोग मेरे ऑनरेबल गेस्ट होंगे। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। वीडियो सुनने का शुक्रिया। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासर हो। आखिर के ऊपर मैं उन तमाम शहदा को और तमाम पाकिस्तान अवाम को और पाकिस्तान आर्मी को सल्यूट पेश करता हूँ, जिन्होंने हमारे साथ सर्विस की, शहीद हुए और जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। अल्लाह मेरा आप सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।